तो भाई इसीलिए पिक्चर में आता है क्या, गिट। गिट एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू अपना कोड तुम दिखाया होगा विकास ने ना, बहुत जरूरी काम है वो, उसकी सारी चीज़ें समझना। हम जो काम करते जाते हैं, जब एक कंपनी में काम करते हैं तो अपने गिट पे, या तुम लोग को बताया होगा ना बिटबकेट, उसने कहा होगा ना बिटबकेट पे अकाउंट बनाओगे। वो एक एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन है। तुम अपना कोड यहाँ से क्या करोगे, जो कमिट करोगे, और कमिट करके क्या कर दोगे, पुश कर दोगे, तो कोड चला जाएगा वहाँ। तुम्हारा सिस्टम टूट जाए फूट जाए, लेकिन कोड वहाँ पे है, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी कोड देख सकता है जिसके पास यूजर नेम और पासवर्ड है। जानते हो बिटबकेट पे एक वो बनेगी, बताया होगा वर्ड, रिपोजिटरी। उस रिपोजिटरी, उसके अंदर प्रोजेक्ट होगा, और प्रोजेक्ट में कोड क्या होगा, सब लोग अपना अपना कोड क्या कर रहे होंगे, वहाँ डाल रहे होंगे, है ना। तब इससे क्या है, सिस्टम चला जाए ये हो जाए, लेकिन सारा कोड वहाँ पे है। ऐसे ही काम होता है, डेवलपर भी ऐसे ही काम करता है, जो कोड करता जाता है। सही नियम यही है कि जब रोज शाम को जाने लगो तो कोड क्या कर दो, अपना कमिट करके पुश कर दो। कमिट करके क्या कर दो, पुश कर दो। पुश कर दोगे कोड वहाँ चला जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, रिपोजिटरी। उसको बड़ा ध्यान से देखना, उसकी सब प्रैक्टिस करनी है, अपना फ्रेमवर्क सब कुछ वहीं रखोगे, ठीक है। जैसे हम लोग कंपनी में काम करते हैं तो हमारा कोड क्या रहता है, लोकल सिस्टम पे तो रहता ही है, लेकिन लोकल से हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी लोकल पे लिखे हैं वो कहाँ होना चाहिए, रिपोजिटरी पे होना चाहिए, ठीक है। तो तीनों, जैसे हम भी अपने जैसे मान लो हम भी डाल रहे हैं वहाँ गिट पे। अच्छा, एक और वर्ड बताई थी उसने, विकास ने, ब्रांच बताया होगा ना। ध्यान से समझो इस कंसेप्ट को। हम लोग जब काम करते हैं, जैसे बिटबकेट है, रिपोजिटरी है, तो वहाँ कई जैसे 4 लोग काम कर रहे हैं ना। मान लो हम डेवलपर हैं, हम काम कर रहे हैं लीड पे, तुम काम कर रहे हो अकाउंट पे, तुम काम कर रहे हो मार्केटिंग पे, तुम काम कर रहे हो कैंपेन पे, 4 लोग कर रहे हैं ना। तो हम लोग की अब ये जिम्मेदारी, ये अब जब हम लोग काम करेंगे तो क्या होगा, 4 ब्रांच बना दी जाएगी। एक ब्रांच का नाम रख दिया जाएगा क्या, मान लो लीड्स, एक का कैंपेन, एक का कुछ, और अब फिर इसके बाद अपने लोकल सिस्टम पे हम लोग काम करना शुरू करेंगे, और रोज शाम को अपनी ब्रांच पे कोड को क्या करते जाएंगे, कमिट और पुश करते जाएंगे। तो कोड सबका वहां रहेगा अपनी अपनी ब्रांच पे ना। मान लो मेरा काम, तुम्हारा काम 4 दिन बाद कंप्लीट हो गया। अब एक आदमी, ठीक है, और पहले से भी काम हो रखा है, पहली भाई देखो 2 साल से काम हो रखा है, तो प्रोजेक्ट बन रखा है कि नहीं। अब इस स्प्रिंट में 4 काम या 6 काम या 8 काम और नए हो रहे हैं, जिसको 4 बंदे कर रहे हैं। उन लोग के लिए ब्रांच बनी, अपनी अपनी ब्रांच को क्या कर रहे हैं, रोज कोड को क्या कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं और पुश कर रहे हैं। बाद में जैसे 4 दिन बाद तुम कहे तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया है, तो तुम्हारे कोड को मेन कोड के साथ क्या कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, अटैच नहीं, मर्ज कर दिया जाएगा। अच्छा, अपने इसको देखो, फ्रेमवर्क को सोचो। आज तुम 4 टेस्ट केस मान लो ऑटोमेट कर चुके हो। कितने कर चुके हो, 4। फ्रेमवर्क बन चुका है 4, या डेटा वेटा रख चुके हो 4 या 6 टेस्ट केस तुम क्या कर चुके हो, ऑटोमेट कर चुके हो। अब तुम लोग यही करोगे, अपना कोड कहाँ पुश करोगे, बिटबकेट पे, ठीक है। अगर एक प्रोजेक्ट बिटबकेट पे रिपोजिटरी बना दो, और फिर वहाँ पे 4 लोगों को एक्सेस दे दो, 4 लोगों को क्या दे दो, एक्सेस दे दो, और 4 वहाँ क्या बना दो, ब्रांच बना दो। तो पहले मेन कितनी 4 टेस्ट केस मान लो ऑटोमेट हुए, पहले से रखे हैं। अब इस स्प्रिंट पे तुमको कुछ टेस्ट केस मिले, तुमको मिले, तो तुम लोग क्या करोगे, अपनी अपनी ब्रांच बनाओगे, और उन 4 टेस्ट केसेस के आगे फिर ऑटोमेट करना क्या करोगे, शुरू करो। जैसे मान लो तुम अपने टेस्ट केस 4 दिन बाद ऑटोमेट कर लिए, तो तुम्हारे कोड को उस मेन कोड के साथ क्या किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा। तो जो मेन कोड है वहाँ किसका आ गया, वहाँ तो जो कोड कॉमन है वो तो है ही, और जो तुमने नया लिखा उसमें जाके क्या हो गया, जुड़ गया। फिर जो रिजल्ट आया उससे तुम्हारा कोड क्या किया गया, मर्ज किया गया। फिर उससे किसका किया गया, तुम्हारा मर्ज किया गया। फिर उससे किसका किया गया, तुम्हारा। तो अंतिम में जो मर्ज करके फाइनल रिजल्ट आएगा, उसमें 4 टेस्ट केस पहले से थे, 4 हमने ऑटोमेट किए, 6 तुमने, 5 तुमने, 3 तुमने, तो कितने हो गए,
4 के आगे 4, 5, 9, 6, 15, 3, 18 और 4 और 18 कितने हो गए वहाँ 22। अब वहाँ 22 टेस्ट केस ऑटोमेट हो चुके हैं, ज़्यादा लोकेटर आ चुके हैं। भाई ऑटोमेट करने में सब कुछ किया हो गया ना भाई। पेज जरूरत पड़ी होगी तो पेज क्लास भी बनाए होंगे, ज़रूरत पड़ी होगी तो लोकेटर्स भी ऐड किए होंगे, सब ऐड किए और सब कुछ किए ना। अब इसके बाद अब वहाँ कितने टेस्ट केस हो गए 18, 4, 22। अब मेन जो है उसको मेन ब्रांच बोलो, या एक वर्ड इसने यूज किया होगा मास्टर ब्रांच। एक मास्टर ब्रांच है मेन ब्रांच, और फिर उसी से कुछ और हम लोग क्या करते हैं। ब्रांच मतलब क्या होता है शाखा, उससे ब्रांचेस मतलब शाखाएं बनाते हैं। जैसे मान लो अब मेन ब्रांच में कितने टेस्ट केस हैं 22 ना। अब अगली स्प्रिंट शुरू हुई 3 हफ्ते बाद, अब हम काम करना शुरू हुए। इस स्प्रिंट में हमको 6 टेस्ट केस ऑटोमेट करने के लिए मिला। अब हम क्या करेंगे, अब इस स्प्रिंट में फिर मेरे लिए क्या बनेगी एक नई ब्रांच, उस पर हम इन 6 टेस्ट केसेस को अब क्या करेंगे ऑटोमेट करेंगे। पहले अपने ऑटोमेट करेंगे और अपनी ब्रांच पे क्या करेंगे, अपनी ब्रांच पे कमिट और पुश करेंगे। बाद में मेरी अगर अपना कोड कंप्लीट कर लेंगे तो मेरे ब्रांच का कोड उस ब्रांच के कोड से क्या कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया। अब वहाँ 22 6 कितने हो गए 28 टेस्ट केस हो गए ऑटोमेट, और क्लासेस हो गई, और चीज़ हो गई, और डेटा हो गया, जो कुछ ऐसे तुम्हारा ऐसे तुम्हारा ऐसे तुम्हारा, ऐसे ही सेम डेवलपर्स के साथ होता है। डेवलपर्स भी जब काम करते हैं तो उनके पास भी एक ब्रांच क्या होती है मास्टर ब्रांच, जहाँ फाइनल कोड रहेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं अपने सिस्टम पे लिख रहे हैं। अब अपने सिस्टम पे लिख के अपनी ब्रांच में डालेगा एक डेवलपर। फिर इसके बाद क्या होगा जो मास्टर ब्रांच के कोड से इस डेवलपर के ब्रांच के कोड में क्या किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा। तो अब मास्टर पे ज़्यादा कोड हो जाएगा ना भाई। पहले मास्टर पे जितना कोड लिखा था इतना इस स्प्रिंट ने जो हमने कोड किया डेवलपर ने उसको क्या कर दिया जाएगा, उससे मर्ज कर दिया जाएगा ना। तो यही काम करते हैं डेवलपर, पहले अपने लोकल सिस्टम पे काम करते हैं। सर्वर वर्वर सब बना के, लोकल सर्वर बना के इसी सिस्टम पे काम करके अपने हिसाब से टेस्ट करके जब देख लेते हैं अपने ब्रांच में कोड डाल देते हैं। बाद में उनके ब्रांच के कोड को मास्टर ब्रांच के कोड से क्या कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है। अब मास्टर ब्रांच पे और कोड और फंक्शनलिटी ऐड हो गई ना, फिर दूसरे का ऐड कर दिया गया, फिर तीसरे का क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया, फिर चौथे का। मास्टर में सबका कोड आ गया कि नहीं आ गया, मास्टर में सबका कोड आ गया। अब उस कोड को जो मास्टर में है अपने अपने सिस्टम पे तो सबने टेस्ट कर ही लिया था। अब चारों के कोड को हो सकता है उसको क्या करेंगे एक दूसरे सर्वर पे। अभी तक क्या कर रहे थे अपने सिस्टम पे चेक कर रहे थे ना, अब वही कोड जो होगा उसको एक सर्वर पे डालेंगे और उस सर्वर को कोई क्या देंगे, नाम देंगे। जैसे बहुत से लोग उसे क्या बोलेंगे, डेव सर्वर, क्या डेव सर्वर। तो वो जो फाइनल कोड होगा वो कहाँ डाल देंगे, डेव सर्वर। अब कुछ लोग क्या करेंगे, हो सकता है डेवलपर ही डेव सर्वर के ऊपर क्या करें, टेस्टिंग करने को उन्हें कोई डिफेक्ट मिला तो वो क्या करेंगे, फिर अपने लोकल सिस्टम पे फिक्स करेंगे। मान लो डेवलपर ने ही कोड किया, चारों का कोड मर्ज हुआ, मर्ज करने के बाद डेव सर्वर पे डाल दिया गया। डेवलपर भी अपनी तरफ से टेस्टिंग करते हैं तो वो अपनी तरफ से टेस्टिंग करने लगे। उनको अपने एप्लीकेशन में क्या दिखाई दिया, डिफेक्ट। तो क्या करेंगे वो, ऐसे थोड़ी ना सर्वर पे घुस के डिफेक्ट सही कर देंगे। फिर उनका तरीका ये होगा, आएंगे अपनी ब्रांच में उस कोड को सही करेंगे जो कोड में गड़बड़ी है, और सही करने के बाद फिर इसे कमिट करके पुश करके कहाँ कर देंगे, अपनी ब्रांच पे पुश कर देंगे। फिर उनकी ब्रांच के कोड को मास्टर से क्या कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। और अब जो मास्टर पे नया कोड है उसको सर्वर पे डाल दिया जाएगा और अब टेस्ट किया जाएगा कि वो फिक्स हुआ कि नहीं। बात समझ में आ रही है। इस तरह से काम करते हैं। जैसे हम जो डेवलपर काम करेंगे सारा कोड, चाहे अच्छे डेवलपर का कोड हो चाहे ऑटोमेशन टेस्टर का कोड हो, सबका कोड कहाँ रहता है, बिट बकेट पे ही रहता है। सभी लोग यही बिट बकेट ही क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अपना अपना कोड सब लोग हम वही डालते हैं, ऐसे डेवलपर भी। और उनके कोड को फिर बाद में क्या किया जाता है, मर्ज किया जाता है। क्लियर है ये बात। और मर्ज करके कहाँ रखा जाता है, मास्टर ब्रांच पे। और मास्टर ब्रांच के कोड को फिर कहाँ डाल दिया, डेव सर्वर पे। डेव सर्वर पे टेस्टिंग किए, 10 डिफेक्ट मिले। जो डेवलपर ने गलती की थी अपने अपने लोकल सिस्टम पे क्या किया, पहले उसको सही किया, सही करके अपने अपने ब्रांच पे क्या किया, पुश किया। फिर उनके ब्रांच को कोड को मास्टर के साथ क्या किया गया, मर्ज किया गया। अब मास्टर पे तो सही कोड आ गया ना। अब फिर उस मास्टर के नए कोड को, पुराने कोड को डेव सर्वर से हटाएंगे और नए कोड को वहाँ डाल देंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं, डाल देंगे नहीं, इसके लिए इस वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या, डिप्लॉय कर देंगे। क्या कर देंगे, डेवलपर को सर्वर पे कोड क्या किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है। और याद रखो इसको, ये जो है
तुम्हारा बिट बकेट है, ये क्या है, इसको बोलते हैं, हाँ क्लाउड पे है, इसको एक तरह से ये भी बोलते हैं सोर्स कोड, और फिर एक वो होता है ना तिजोरी के लिए वर्ड सेफ यूज होता है, वर्ड सेफ माने तिजोरी होता है ना, इंग्लिश में इसकी एग्जैक्ट स्पेलिंग नहीं याद है, क्या है शायद यही है, क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से क्या है, रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है, तिजोरी जहाँ सारा कोड रखा, जो जरूरी चीज़ है वो सारी वहाँ रखी गई है, जिससे कि कल को कुछ भी हो जाए तो सब कुछ सेफ वहाँ पे रखा हुआ है, किसी के सिस्टम पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, सब कुछ कोड हम लोग कहाँ डाल रहे हैं, तो हम लोग अपने अपने ब्रांच पे डालेंगे, ब्रांच से कहाँ पहुँचेगा, मास्टर ब्रांच पे, और मास्टर ब्रांच पे ही फाइनल और असली कोड होगा, उसी को सर्वर पे क्या किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा। गलती हुई, फिर अपने अपने लोकल अपनी अपनी ब्रांच पे सही किया, मर्ज किया, मान लो हम चारों ने गलतियाँ की थी कुछ, तो हम चारों लोग क्या करेंगे, अपनी अपनी ब्रांच पे कोड में उस कोड को सही करेंगे, और फिर कोड को क्या करेंगे, कमिट करेंगे, और क्या करेंगे, पुश करेंगे। पुश करने के बाद अब फिर से मास्टर के साथ उसे क्या किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा। अब मास्टर में फाइनल कोड सही आ गया ना, अब फिर उसको कहाँ डिप्लॉय करेंगे, वो पुराना सर्वर से जो पुराना वहाँ डिप्लॉय हुआ तो उसको हटाएंगे, नया जो मास्टर का कोड है उसे क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। अब दोबारा टेस्टिंग करेंगे, दोबारा उनको सब कुछ क्या लगा, सही लगा, तो वो लोग कहेंगे हमारे एंड से अब सही है। अब वही कोड जो कहाँ डाला गया था, ध्यान से समझना, मास्टर से कहाँ डाला गया था, सर्वर पे, और उनको लगा कि अब ये सही है, अब वही कोड एक नए सर्वर पे डाला जाएगा। उसको देखो, याद रखना, ये सब पूछेंगे भाई, डेव सर्वर, और एक फिर क्या होता है तुम्हारा, और इसके बाद क्यूए सर्वर। किसी कंपनी में उसका नाम क्यूए सर्वर होगा, किसी कंपनी में नाम उसका टेस्ट सर्वर होगा, इसी को बोलेंगे क्यूए या टेस्ट इन्वायरमेंट, इसी को बोलते हैं, ठीक है। यही तुम्हारा क्या है, क्यूए इन्वायरमेंट, डेव इन्वायरमेंट, है ना, ठीक है। अब क्यूए इन्वायरमेंट की पीछे चली जाएगी, तो अब जैसे देखो, अब फिर ये बात ध्यान से सुनो, सब नोट्स में समझो, या इसको तुम समझ लो ढंग से। किसी कंपनी में ऐसा होगा, टेस्टर से ही टेस्टिंग करवाएंगे डेव इन्वायरमेंट पे भी, और किसी कंपनी में ऐसा होगा कि डेवलपर कहाँ करेगा, डेव इन्वायरमेंट पे टेस्टर टेस्टिंग नहीं करेगा, वो सिर्फ कहाँ करेगा, डेव सर्वर पे टेस्टिंग नहीं करेगा, वो सिर्फ डेव पे अपना डेवलपर करेंगे, वो कहाँ करेगा, क्यूए, वहाँ कहाँ करेगा, क्यूए पे। जब क्यूए इन्वायरमेंट, जब डेव पे वही कोड सही रहेगा तो उसी मास्टर के कोड को कहाँ डिप्लॉय कर दिया जाएगा, क्यूए इन्वायरमेंट। अब टेस्टिंग टीम उसको क्या करेगी, उसका यूआरएल मिल जाएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान से देखो, जो ये इनका यूआरएल भी अलग अलग रहता है, ऐसा कुछ यूआरएल रहेगा, ध्यान देना, कुछ ऐसे रहेगा, ऐसे, या तो ऐसे रहे QA डॉट, जैसे कंपनी का नाम मान लो ये है वी टाइगर CRM, तो वी टाइगर CRM डॉट काम, ऐसे यूआरएल है। कहाँ पे है, अगर वो QA सर्वर पे, डेव सर्वर पे रहेगा तो यूआरएल कैसा रहेगा, डेव डॉट, कंपनी का अलग अलग हिसाब रहता है, किसी कंपनी में कैसा रहेगा, ऐसे रहेगा। क्लियर है, बात समझ में आई। अब QA जो टेस्टर होगा, ध्यान से देखना, टेस्टर अपना सारे टेस्टिंग करेंगे, मैनुअल टेस्टिंग कर रहा है या ऑटोमेशन वाला कर रहा है, उन लोग को क्या मिलेगा, डिफेक्ट ना, वो अपना डिफेक्ट जीरा पे डालेंगे, वो सब डिफेक्ट, अब भाई उन्हीं के कोड में डिफेक्ट है जो डेवलपर ने लिखा था। अब डेवलपर फिर क्या करेगा, ऐसा नहीं QA सर्वर पे जाके सही करेगा, उसको पता चलेगा ये 5 गलतियाँ मेरी हैं, 3 तुम्हारी, ये इनकी, तुम लोग वो क्या करेंगे, फिर अपना सिस्टम खोलेंगे, अपने लोकल पे अपनी ब्रांच पे जाके क्या करेंगे, अपनी गलतियों को क्या करेंगे, सही करेंगे, फिर चला के देखेंगे, और इसके बाद फिर पुश कर देंगे कहाँ, अपनी ब्रांच पे, फिर उसको क्या किया जाएगा, मास्टर से मर्ज किया जाएगा। फिर कहाँ से, तो इसकी गलतियाँ भी जो सही किया है उसको भी मास्टर से मर्ज किया जाएगा, इसकी भी। अब मास्टर का फाइनल कोड सही आ गया ना, अब कहाँ डाल देंगे, क्यूए पे गलती आई थी ना, देखो डेव पे तो डेव सर्वर पास करके वो कहाँ चला गया था, क्यूए सर्वर, डेव सर्वर पास करके वो कहाँ चला गया था, क्यूए सर्वर पे। क्यूए सर्वर पे टेस्टर ने टेस्टिंग की और क्या किया, डिफेक्ट डाले, उसने फिर अपने लोकल सिस्टम पे सही किया, सिस्टम पे सही करने के बाद अपनी ब्रांच पे डाला, अपनी ब्रांच से फिर क्या किया, मास्टर से क्या किया, मर्ज किया सबने। अब मास्टर पे फाइनल कोड आ गया ना, अब उसको कहाँ डालेंगे, क्यूए सर्वर पे। लेकिन नहीं,
साइकिल पूरी की जाती है हमेशा, याद रखना। फिर से डेप पे डालेगा और डेप पे फिर से टेस्टिंग होगी और इसके बाद वो कहाँ जाएगा, क्यूए पे। ये याद रखना बात। ऐसा मत सोचना कि क्यूए एनवायरनमेंट पे मान लो क्यूए उस पर सर्वर पे डिफेक्ट मिला, इसने अपने लोकल पे सही किया और जो सही कोड उनको लगा उठा के सीधे क्यूए पे डाल दिया और डेव को क्या कर दिया, बाईपास कर दिया। बिल्कुल नहीं, जो स्टेजेस हैं वो पूरी फॉलो होंगी। जो अपनी गलतियां वो हम फिक्स करेंगे। अगर मेरा उसमें मास्टर के साथ मर्ज किया जाएगा, अब उसको डाला जाएगा तो पहले सीधे क्यूए सर्वर पे नहीं जाएगा, पहले सीधे कहाँ जाएगा, डेव पे, और डेव पे टेस्टिंग होगी। डेव पे सही मिलेगा तो फिर कहाँ जाएगा, क्यूए पे। क्यूए फिर क्या करेगा, टेस्टिंग करेगा। और जब क्यूए अपनी टेस्टिंग करके खाली होगा और वो कह देगा डिफेक्ट नहीं है, या छोटे मोटे डिफेक्ट बहुत बहुत माइन्यूट से डिफेक्ट है, या फिर जो भी है, या जो ठीक है सब कुछ सही है अब और जितने थे वो फिक्स हो गए, तब वो अपनी तरफ से साइन ऑफ देगा। तब वही कहाँ जाएगा, यूएटी सर्वर पे, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अक्सर कई कंपनी में होगा 2-3 बंदे वो रखे होंगे, वो अलग से वो उसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे। उसको बोलते हैं यूएटी टीम है वो, जो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग टीम है। और अक्सर ये टीम किसकी होगी जानते हो, क्लाइंट की खुद की अपनी हो। हम काम कर रहे हैं अपनी क्लाइंट के लिए, 4 डेवलपर है रखे हैं ना, बाकी 2-3 टेस्टर रखे हैं ना, हम लोग डेवलप टेस्ट करके हम कह दिए अब सही है और भेजे। अब कहाँ गया, पहले डेव पे टेस्टिंग हुई, फिर क्यूए पे टेस्टिंग हुई, हमने फाइनल कर दिया तो अब कहाँ गई, यूएटी पे गई। तो यूएटी पे टेस्टिंग करने के लिए 1-2 बंदे 3 बंदे क्लाइंट ने अपने रखे, हमारी कंपनी के नहीं होंगे। 2 बंदे 3 बंदे उसने अपने बैठा रखे हैं, वो टेस्टिंग कहाँ करेंगे, यूएटी पे। फिर या हो सकता है यूएटी की अलग टीम हो, या कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि तुम्ही से फिर क्या करवाएंगे, यूएटी भी करवाएंगे। जनरली अलग होती है टीम, ठीक है। फिर वो यूएटी टेस्टिंग करेंगे यूएटी वाले। फिर वहाँ से वो डिफेक्ट डालेंगे, वहाँ से अगर जो डिफेक्ट डालेंगे तो फिर बेचारा डेवलपर क्या करेगा, अपने लोकल सिस्टम पे क्या करेगा, उसे सही करेगा, अपने लोकल सिस्टम पे सही करेगा। फिर अपनी ब्रांच में क्या करेगा, कमिट और पुश करेगा। फिर मास्टर के साथ वो क्या होगा, मर्ज होगा, और फिर वो चीज़ कहाँ जाएगी, डेव पे। फिर डेव पे टेस्टिंग होगी, फिर क्यूए पे होगी उसी चीज़ की टेस्टिंग, जो फंक्शनलिटी है। फिर क्यूए पे टेस्ट करने के बाद फिर यूएटी पे वो कंफर्म करेगा। इसके बाद फिर क्या होगा आगे। अब कहीं कहीं जगह एक आध और आ जाती है स्टेज, कई लोग देते हैं क्या, स्टेजिंग, एक वर्ड यूज करते हैं क्या, स्टेजिंग सर, या स्टेज इन्वायरमेंट, या स्टेजिंग इन्वायरमेंट। और यहाँ पे भी एक बार टेस्टिंग देख लिए सब कुछ सही है तो लास्ट में डाल देंगे कहाँ, प्रोडक्शन। कौन स्टेजिंग पे देखो, वैसे सारी चीज़ें टेस्टिंग जो हो चुकी होती हैं। अब स्टेज देखो, जैसे जैसे ऊपर के लेवल पे चले जाओगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में टेस्टिंग नहीं हो, तब वो देखेंगे कि भाई देखो जो इन्वायरमेंट है ये भी डिपेंड करता है। जैसे प्रोडक्शन का मतलब क्या है, जब कस्टमर का, जब हम जो बनाए हो तो क्या, भाई कस्टमर है, ये अपने सर्वर पर चीज़ें डाला होगा ना, इसका अपना हिसाब किताब होगा ना। अभी तक जो टेस्टिंग हो रही थी वो डेवलपमेंट टीम जो थी उनके इन्वायरमेंट पे हो रही थी ना। अब क्या हो रही है, रियल इन्वायरमेंट में हो रही है ना। तो कई बार इन्वायरमेंट रिलेटेड भी इश्यूज आते हैं। तो मतलब उन सब में बहुत ज़्यादा टेस्टिंग नहीं होगी, लेकिन इतने चरणों से जाने के बाद अंतिम में कहाँ जाएगी, प्रोडक्शन। ये याद रखो, पूछेंगे डेव सर्वर याद रखना, या कितने स्टेजेस हैं तुम्हारे, तो कहोगे जो आप एप्लीकेशन में कितने हैं, तो बताओगे भाई कि हमारे यहाँ क्या है, कितने स्टेजेस में टेस्टिंग होती है। तो बताओ हमारे यहाँ भाई जैसे क्या है, डेव इन्वायरमेंट है, क्यूए इन्वायरमेंट है, यूएटी इन्वायरमेंट है। तुम बताओ डेव पे, डेव इन्वायरमेंट हम लोग टेस्टिंग नहीं करते हैं, हम लोग किस पे करते हैं, क्यूए पे करते हैं, है ना। और फिर यूएटी टीम जो है वो बता दो कि क्लाइंट की अपनी यूएटी टीम है 3 बंदों की, वो लोग किस पे टेस्टिंग करते हैं, यूएटी पे टेस्टिंग करते हैं। हम लोग किस पे करते हैं, यूए पे करते हैं, ठीक है। और जीरा पढ़ा रहा है वो ना सुरेश, स्टोरी एक ही है, उसी में टास्क अलग अलग है। डिजाइनिंग भी क्या है उसका एक टास्क, रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी क्या है, टास्क। भाई उस एक स्टोरी में कई काम है ना भाई। जैसे क्या है बताओ, तुम ही सोचो, टेस्ट केस भी लिखना है ना, टेस्ट केस एग्जीक्यूट भी करना है, सब कुछ करना है ना। तो ढेर सारे एक स्टोरी के अंदर क्या बनते हैं, टास्क बनते हैं, और सबके अपने अपने टास्क होते हैं।
जैसे ऐसा हो सकता है कि एक यूज़र स्टोरी है, उसमें 10 टास्क है। एक है वो डिज़ाइनिंग, एक किसका है, डिज़ाइनिंग का। एक डेवलपमेंट का है, डेवलपमेंट के भी मान लो 2-3 टास्क। एक है डेवलपमेंट का प्लानिंग, और एक है क्या, मान लो कोडिंग। ये 2 क्या बना दिए, टास्क बना दिए। ऐसे ही तुम्हारे टेस्टिंग के टास्क बना दिए। टेस्टिंग में भी जैसे तुम्हारे 2 टास्क और बना दिए, टेस्ट केस क्रिएशन और टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। टेस्ट केस क्रिएशन और टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। जब रिक्वायरमेंट आएगी तो टेस्ट केस लिखोगे ना, और जब बन के आ जाएगा तो टेस्ट केस चला के एग्जीक्यूट करके देखोगे ना, तो कई क्या बन जाएंगे, टास्क बन जाएंगे। हर टास्क में क्या होगा, टाइम होगा। इस टास्क को करने में इतना टाइम लगेगा, या तुम करोगे और टाइम अपना डालते जाओगे, इसमें 4 घंटा लगा कि 6 घंटा लगा कि 8 घंटा लगा कि रोज़। जैसे एक टास्क है मिला तुम्हें टेस्ट केस क्रिएट करने का, एक ही दिन में सारे थोड़ी नहीं लिख डाले, तुमको मिले 3 दिन इसके लिए। तुमको इसके लिए कितने मिले, 3 दिन। तो जो टास्क है उस टास्क में जाके क्या करोगे, टास्क देखा है ना, जीरा की स्टोरी देखी है ना, उसी के अंदर न्यू करके टास्क बनते हैं ना, स्टोरी से स्टोरी के अंदर। तो टास्क में जाके लिखा रहेगा कि भैया टेस्ट केस क्रिएट करना है, फलाना के लिए क्रिएट करना है, और फिर जाओगे, बताओ, रोज़ अपना स्टेटस डाल दोगे, इतना कर दिया, और उसमें टाइम डाल दोगे कि आज 8 घंटा काम किया, आज 8 घंटे और इस पर काम किया, आज 6 घंटे इस पर काम किए। तो उसी में तुम्हारे टास्क में सब टाइम ऐड होता जाएगा ना, इस टास्क में कितना टाइम लगा, कितना टाइम नहीं लगा। तो स्टोरी में देखो एक ही स्टोरी है, तो उसमें कई लोगों के अपने अलग अलग क्या है, टास्क। कोडिंग भी एक टास्क है ना, डेवलपमेंट प्लानिंग भी एक टास्क है, टेस्ट केस क्रिएशन भी एक टास्क है, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन भी एक टास्क है ना, डिज़ाइनिंग भी एक टास्क है। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। जब वो कोडिंग वाले टास्क पे काम कर रहा होगा डेवलपर, हो सकता है तो उस समय जो टेस्टर होगा किस पे काम कर रहा होगा, टेस्ट केस क्रिएशन जो होगा, जो कैसा, कौन सा टास्क होगा, टेस्ट केस क्रिएशन, उसके ऊपर वो काम कर रहा होगा, है ना। अब सब लोग अपने अपने टास्क पे काम करेंगे। जब हम टेस्ट केस लिख के खाली होंगे, हो सकता है उसी दिन या एक आध दिन बाद वो डेवलपर क्या होगा, डेवलपमेंट करके खाली हो जाएगा। तब हम अपना जो टेस्ट केस एग्जीक्यूशन का एक टास्क है उसको क्या करेंगे, सब में बताई गई स्टेजेस ना, कि भैया इन प्रोग्रेस करेंगे, है ना। पहले रहता है टू डू, बताया होगा एक बार पहले, जैसे जो काम नहीं किया है क्या है, टू डू है। स्टार्ट कर दिए तो क्या हो गया, इन प्रोग्रेस हो गया। फिर इसके बाद कंप्लीट कर दिए तो भाई क्या क्या बताया, डन कर दिया, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या हो गया, क्लोज कर दिया। तो ये 3-4 क्या है उसके, क्लोज नहीं है, अरे डन है, टास्क के साथ डन ही होगा ना। हाँ, तो ये 3 है, डन, ये 3 बाद में तुमने क्या कर दिया, डन कर दिया। डन हम नहीं करते ना सर, प्रोडक्ट इन करते ना सर, नहीं, जैसे जो तुम्हारा वो टास्क है, ये हो सकता है तुम्हारे टास्क को नहीं, तुम अपना टास्क क्या कर दो, सबमिट कर दो, या डन करने वाली बात जो है, सुरेश सर बता रहे थे कि जो स्टोरी में जो डन होता है वो प्रोडक्ट इन करता है, तो हो सकता है, ठीक है। तो जो भी है, ये स्टेजेस याद रखो, वो यहाँ से क्या हो जाएगा, टू डू होगा, इन प्रोग्रेस होगा, और क्या होगा, सब लोग अपने अपने काम इस तरह से करते रहेंगे। टेस्टर, डेवलपर भी वही अपने बिट बकेट पे डाल रहा होगा, और टेस्टर अपने बिट बकेट पे क्या डाल रहा होगा, ऑटोमेशन का कोड। जो ऑटोमेशन टेस्टर होगा वो भी तो कोड डाल रहा है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। और ये आज वाली जो उसकी क्लास है सुरेश की, और जो आज ये अभी मेरी स्टार्टिंग की चीज़ है, इनको ढंग से भैया समझ लो, ये बातें समझ रहे हो। ये सवाल तब पूछेंगे जब तुम्हारे एक्सपीरियंस में उन्हें क्या होगा, डाउट होगा। इंटरव्यू में जैसे तुम्हारे किसी सवाल के जवाब से तुम्हें डाउट हुआ, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के आएंगे, क्योंकि ये अंदाज़ा उन्हीं को होगा जो रियल टाइम पे काम जो करते हो, भैया ऐसी स्टोरी होगी, ये होगी। इसलिए जीरा को बड़े ध्यान से, क्योंकि जीरा पे सभी काम कर रहे हैं, तो जीरा के सवालों के गलत जवाब तुम नहीं दे सकते। अच्छा, ये तुम्हारा क्या है भाई, डेटा प्रोवाइडर। तो ये बताओ तुम्हारे टेस्ट केसेस को क्या चाहिए, डेटा चाहिए। क्या चाहिए, जैसे एक टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हो, क्या क्रिएट अकाउंट, क्या कर रहे हो, एक ऑटोमेट कर रहे हो कि वेरीफाई अकाउंट क्रिएशन, एक टेस्ट केस है, उसमें तुम्हें क्या चाहिए, 10 डेटा चाहिए ना। अब डेटा एक तो ये है, जैसा तुम पहले कर रहे थे, तुम पहले क्या करते थे, जहाँ जैसे डेटा चाहिए होता सेंड कीज करके डाल दे रहे थे ना,
पहले क्या कर रहे थे तुम? यही कर रहे थे ना कि पेज क्लास के अंदर ही मेथड में ही क्या कर दे रहे थे? सेंड कीज, और वहाँ डेटा क्या कर दे रहे थे? डाल दे रहे थे कि नहीं डाल दे रहे थे? अब उससे दिक्कत क्या है? हार्ड कोडेड तो है ही, अब डेटा अलग अलग पेजेस में जाके मेथड्स के अंदर डाले हो ना, कहाँ है यहाँ पे? जैसे यहीं देखो, होम पेज है, लॉगिन है और मार्केटिंग है। अच्छा, इसमें लैंडिंग तक ही है। नहीं, OR की हम बात नहीं कर रहे हैं। OR तो तुम्हारी मान लो, चलो ठीक है, हम बात कर रहे हैं इसकी। कोई फंक्शनलिटी देखो, जैसे इनवाइस देखो, क्रिएशन पेज देखो। अच्छा, ये तो OR है ना? नाम ढंग से नहीं रखा है इसमें, इसके पैकेज के नाम में ही कहीं OR वर्ड। अच्छा, ये पेज इसके बगल में ही है। उसी पैकेज अच्छा, ये देखो, जैसे ये देखो, इसमें ये विप्रो डाल रखा है ना, हर डेटा डबल कोट्स में करके टेस्ट केस के अंदर डाल रखा है ना इसमें पेज के अंदर। अब इसका चल तो रहा है, लेकिन अब कोई कहे कि कंपनी का नाम विप्रो नहीं, क्या करना है? TCS करना। तो क्या करना होगा इसे? यहाँ जाके इसे ढूंढना होगा और फिर जाके विप्रो से चेंज करके क्या कर देना पड़ेगा? TCS कर देना। अब हमें टेस्टिंग करनी है तो किसी एक ही डेटा पे टेस्टिंग थोड़ी ना करेंगे। कई बार ऐसा होगा कि हमें सेम फंक्शनलिटी को टेस्ट करना पड़ेगा। किसके ऊपर? अलग अलग डेटा के ऊपर। कि कंपनी का नाम विप्रो डालें, नंबर अगर हम मुंबई का डालें, नंबर हम अगर दूसरा डालें, तो अलग अलग डेटा पे टेस्टिंग करनी होगी ना, चाहे नंबर हो, चाहे एड्रेस हो, चाहे जो। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? सारा डेटा हार्ड कोडेड यहीं पे क्या कर दे रहे हैं? पास कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ देखो, एड्रेस डालना था तो क्या कर दिया? हार्ड कोडेड डाल दिया ना। तो अब पहली बात तो ये दिमाग में रखो, हमें ये नहीं करना। हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है कि हर टेस्ट केस के लिए, ध्यान से समझो, डेटा एक जगह, जो मेरा कोड, ध्यान से समझना, जो हाँ फंक्शनलिटी ऑटोमेट हुई है उसी के अंदर डेटा मत घुसेड़ दो। अब दिक्कत क्या आई होगी? जब तुम्हें चेंज करना होगा डेटा तो पूरी फंक्शनलिटी में जाके ढूंढोगे क्या चेंज करना है और क्या चेंज नहीं करना है। आखिर हमने, बताओ, लोकेटर क्यों नहीं दे दिए वहीं पे डायरेक्ट? हमने लोकेटर्स को अलग से उसमें क्यों रखा कि भैया जब लोकेटर में दिक्कत हो तुम्हें उस क्लास में जाने की, क्या कर दिया? चीज़ों को अलग कर दिया ना। सेम ऐसे ही ये दिमाग में रखना है कि टेस्ट केस में जो डेटा है वो अलग प्लेस पे होना चाहिए और जो फंक्शन कोड है वो अलग। कल को अगर हमें चेंज करना हो डेटा तो हमें कोड में झांकने, पेज क्लास के अंदर जाने की ज़रूरत ना पड़े। जहां हमने डेटा रखा है वहीं जाएं, एक जगह पे क्या कर दें? चेंज कर दें। पहले ये चीज़ समझो। जब हम ऑटोमेशन करते, तुम ही सब बताओ, आखिर हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि सीधे जो फ्रेमवर्क बना रहे थे सीधे उसमें एक्सपाथ पास कर। तब हमें अगर एक्सपाथ या चेंज करना होता तो पूरी फंक्शनलिटी के अंदर से जाके एक्सपाथ ढूंढते हैं ना। हमने क्या किया? रिपोजिटरी लोकेटर्स को क्या कर दिया? अलग रख दिया, और फंक्शनलिटी को क्या कर दिया? अलग कर दिया। आज हमें अगर ज़रूरत है किसकी? लोकेटर्स को चेंज करने की, तो हमें फंक्शनलिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे लोकेटर वाली क्लास में जाएंगे और वहाँ क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। ऐसा ही कुछ सेम अरेंजमेंट हमें किसके लिए करना है? डेटा के लिए। कि जो डेटा हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लो यही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये और यहाँ ये जो डेटा दे रहे हैं वो इस तरह से यहाँ पास कर रहे हैं ना। ऐसे मत करो। डेटा सब कुछ कहाँ रखो? एक जगह। एक टेस्ट केस का डेटा कहीं कहाँ रख दो? कहीं एक जगह रख दो। अब इसके बाद क्या होगा? जहाँ भी उसको रख दोगे किसी टेस्ट केस के डेटा को, इसके बाद क्या होगा? जब भी तुम्हारा टेस्ट केस चले तो वहीं से डेटा उठाए। अब इसका क्या बेनिफिट होगा? कल को डेटा में बदलाव करना होगा, विप्रो से TCS करना होगा, तो हमें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। उस टेस्ट केस के लिए जहाँ डेटा रखा है वहीं जाके एक जगह क्या कर देंगे? हम चेंज कर देंगे। तो ये आसान रहेगा ना कि फंक्शनलिटी में जाके डेटा ढूंढना फिर उसको अपडेट करना, या एक जगह अलग से वही डेटा रख दिया जाए, सारा डेटा उस टेस्ट केस से रिलेटेड, जिससे कि कल को चेंज करना हो तो हम डायरेक्टली कहाँ जाएँ? वहीं जाएँ और चेंज करें। इसीलिए इन लोगों ने कंसेप्ट दिया किसका? डेटा प्रोवाइडर। इन्होंने कहा कि हम आपको एक एनोटेशन दे रहे हैं। हम आपको क्या दे रहे हैं?
एनोटेशन के साथ होगा एक मेथड, और आप उस जिस टेस्ट केस का आपको जो डेटा चाहिए आप उसी मेथड में उसका अरेंजमेंट करो ना। कहने का मतलब कि उसी मेथड के अंदर आप डेटा का क्या कर लो, अरेंजमेंट करो, जिससे कि अगर डेटा से रिलेटेड चेंजेस करने होंगे तो हमें यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे उसी मेथड में जाएंगे जहाँ हमने सारे डेटा मेंशन किए हैं। जैसे मान लो यही है, चलो अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ टेस्ट केस कहाँ गया, टेस्ट केस वाली वो कहाँ है, यही है फ्लिपकार्ट टेस्ट केसेस। चलो मान लो ये टेस्ट केस ऑटोमेट करके इन्होंने रखा है, और मान लो टेस्ट केस का नाम क्या है, ये क्या क्या कर रहा है भाई, ये इनवाइस क्रिएट कर रहा है, होम लैंडिंग पे जा रहा है, इन्वेंट्री पे जा रहा है, और इनवाइस क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। अब इसको करने के लिए इसे डेटा की ज़रूरत है, तो इन्होंने कहा कि ऐसा क्यों नहीं करते कि एक मेथड बनाओ, पब्लिक वाइड, और क्या लिखे बताओ, हम देखो यहाँ ध्यान से देखना, गेट इनवाइस डेटा ऐसा रख देना, या नाम रख दे क्या, अरेंज इनवाइस डेटा। ध्यान से दोनों लिख सकते हैं क्या, या ये लिख दे नाम प्रोवाइड इनवाइस डेटा, एक मेथड बनाया, ध्यान से समझना, इसके ऊपर लिख दें @डेटा प्रोवाइड, ठीक। और ये जो टेस्ट केस यहां लिख दें डेटा प्रोवाइडर इक्वल्स टू बस, देख रहे हो। तो अब ये पहले इसको थ्योरेटिकली समझो, ये किस लिए बनाया गया। अब तुम ऐसा कर सकते हो कि जो इनवाइस का डेटा अभी तुम पेज के अंदर जाके डाल रहे थे ना, इनवाइस में देखो जाके यहाँ जाके देखो, ये डाल रहे हैं ना डेटा इनवाइस में, विप्रो डाल रहे हैं, अकाउंट नेम डाल रहे हैं, क्या क्या ये दुनिया भर का डेटा डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, एड्रेस डाल रहे हैं, ये क्या क्वांटिटी 20 डाल रहे हैं, है ना, दुनिया भर की चीज़ें ये डाल रहे हैं कि नहीं, हार्ड कोडेड डाल रहे हैं कि नहीं उसमें। तो इनका कहने का मतलब यहाँ इसे मत रखो, इन सब को ले जाके कहाँ रख दो, इसी प्रोवाइड इनवाइस डेटा के अंदर, यहाँ पे ये डेटा रख दें, और ऐसा कुछ सिस्टम बना दें कि यहाँ से डेटा जाए, टहलते हुए यहाँ पहुँचे, यहाँ से पेज के अंदर जाए और डेटा वहाँ काम कर दे। तो क्या बेनिफिट मिला कि कल को अगर हमें जो विप्रो लिख रहे थे सब कहाँ लिखना, यहाँ लिखना, विप्रो लिखो चाहे TCS लिखो, जो लिखना कहाँ लिखना, यहाँ लिखना, तो अब डेटा अलग जगह पे हो गया और फंक्शनैलिटी क्या हो गई, अलग जगह पे ना। अगर अब तुम्हें डेटा में चेंजेस करना है तो तुम्हें फंक्शनैलिटी पे जाके सिर मारने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को हम क्या करते हैं, चीज़ें जुड़ी हैं लेकिन चाहते हैं चीज़ें अलग अलग भी रहें, मतलब और जुड़ी भी रहें। और एक ही जगह सब डाल दोगे तो फिर क्या होगा, तुम्हें उसे चेंज करने में, अपडेट करने में क्या होगी, परेशानी होगी ना। इसलिए इन्होंने ये मेथड बनाया, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि हम आपको एक मेथड दे रहे हैं और आपको सोचना नहीं है कुछ, उस मेथड के ऊपर बस लिख देना क्या, डेटा प्रोवाइडर @डेटा प्रोवाइडर। फिर वो टेस्ट केस के किसके लिए काम करेगा, डेटा प्रोवाइडर की तरह काम करेगा, और इस टेस्ट केस को जो डेटा चाहिए वो यहाँ से उठा के यहाँ पे दे देगा, और यहाँ से आप अपने पेज के उसके अंदर, पेज मेथड के अंदर पास कर दो, वहाँ उसको यूज करो। जैसे तुमको हम दिखाएं, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है डेटा रखो, लेकिन अब कहता है डेटा, अब देखो अब इसलिए अपने नियम समझाता है, और भैया डेटा ऐसे वैसे मत रखो, डेटा किस में रखो, एरे में रखो, क्योंकि एक डेटा थोड़ी चाहिए तुमको, डेटा चाहिए 4, 6, 8, 10, तो भैया क्या चाहिए तुमको, डेटा एरे में चाहिए ना। तो लिखें क्या क्या उसमें चाहिए था, स्ट्रिंग, हम सीधे लिख रहे हैं कंपनी नेम इक्वल्स टू क्या, विप्रो, है ना, और क्या है भाई, और क्या यूज कर रहे हो उसमें, स्ट्रिंग एड्रेस
इक्वल टू क्या डाल रहे हो, चलो मान लो सपोज करो मोड डाल, ठीक ठीक, और क्या डाल रहे हो वहाँ पे, और हाँ स्ट्रिंग क्वांटिटी, ये डाल रहे हो कितना, मान लो 20, ये डेटा यही है ना। अब मान लो तुम चाहते हो तुम्हारे टेस्ट केस को एक डेटा पे टेस्ट नहीं करना है, अलग अलग पे करना है। भैया विप्रो के साथ ऐसा तो नहीं, विप्रो कंपनी डालो तो चलता है और टीसीएस डाल दो तो फैल जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, सबके लिए चलना चाहिए ना। तो टेस्टिंग कैसे करोगे यार, हम कह रहे देखो ध्यान से, हम ऐसे लिखते हैं कंपनी नेम 1, क्या बोल, हाँ इंटरव्यू जाओ, क्वांटिटी 1, ये देखो कंपनी नेम 2, और यहाँ क्या डाल दें, टीसीएस डाल दें, मान लो यहाँ भदोही डाल दें, और क्वांटिटी यहाँ क्या डाल 40। ये कह रहा है कि डेटा अब आप एक अलग जगह रखो, उसमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपनी फंक्शनैलिटी जहाँ स्टेप्स लिखे हुए हैं कि ये करो ये करो ये करो, वहाँ पे डेटा रखने की ज़रूरत नहीं है। डेटा किनारे एक जगह अलग से रखो, जैसे तुमने रिपोजिटरी को अलग से रखा, क्यों, क्योंकि तुम्हें उसे ढूंढना, उसे यूज करना, उसे चेंज करना, उसे अपडेट करना तुम्हारे लिए क्या हो, आसान हो। अब इन्होंने अपने नियम पढ़ाए, जैसे 2 डेटा इन्होंने नियम पढ़ाए कि भैया जब डेटा भेजोगे तो एक टेस्ट केस, अच्छा ये बताओ तुम क्या चाहते हो, फिलहाल तुम अपने इच्छा बताओ, तुम यही चाहते हो ना कि यही जो ये टेस्ट केस है, ध्यान से देखना, ये जो टेस्ट केस है ये चले, और किसके लिए चले, कंपनी विप्रो एड्रेस मोड और क्वांटिटी 20 के साथ चले, फिर यही चले किससे, कंपनी टीसीएस एड्रेस भदोही और क्वांटिटी किसके साथ चले, ये 40 के साथ चले, यही चाहते हो ना। तो ये बताओ एक बार जब चले तो ये 3 डेटा यूज़ करें, एक बार जब चले तो ये 3 डेटा, बताओ 3 डेटा किसी को कैसे दोगे, रिटर्न 3 डेटा हो जाएगा, रिटर्न 3 बार लिख सकते हैं या कि रिटर्न में कॉमा लगा सकते हैं, नहीं ना। जब 4, 3, 4, 6 या एक से ज़्यादा डेटा तुम्हें कहीं रिटर्न करना होता है तो तुम उस डेटा को कहाँ रख देते हो, एरे में, और उस एरे को क्या कर लेते हो, रिटर्न कर लेते हो। इसीलिए इन्होंने ये कंसेप्ट बनाया कि भैया हम मान लो अभी इसको जो भूल भी जाओ, एक ही याद रखो, चलो इसको भूल जाओ, इसको कहीं पे हम ऐसे इसे भूल जाओ, चलो अभी एक ही डेटा दे, मान लो हमें इसी पे चलाना है, बस हम इतना चाहते थे कि यार हमारा अलग हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए, डेटा कहीं रहे, फंक्शनैलिटी कहीं रहे, हमें जब चेंज करना रहे तो हम जाएं क्या करें, जो जैसे जो टेस्ट केस है उसका डेटा वहीं पे जाएं, सीधे चेंज कर दें, हमें फंक्शनैलिटी में जाकर टहलने की ज़रूरत ना हो, ठीक है। ऐसे अब ये 3 डेटा हम चाहते हैं ना यहाँ पहुँचे इस टेस्ट केस के अंदर, तो 3 डेटा नॉर्मल उसमें तो नहीं जाएगा ना, 3 डेटा भाई किसी कहीं से कहीं 3 डेटा पहुँचाना है, कैसे पहुँचेगा बताओ, एरे में रख के ही जाएगा ना, सोचो। अच्छा और क्या बताओ, हमने क्या बताया, जब तुम्हारा कोई टेस्ट केस चलना होता है उसके पहले क्या चलता है, बिफोर मेथड ना, टेस्ट केस के पहले कौन चलता है, बिफोर मेथड ना, बिफोर मेथड के पहले कौन चलता है, ये डेटा प्रोवाइडर चलता है, कौन चलता है, ये डेटा प्रोवाइडर। जब ये प्रोवाइडर डेटा प्रोवाइडर चलेगा तो ये डेटा के अंदर व्यवस्था कर लिया कि नहीं, इसने व्यवस्था कर लिया 3 डेटा। अब ये 3 डेटा दे कैसे, बोलो, था सवाल कि नहीं। एक मेथड के अंदर कोई चीज़ है, 3 डेटा है, तो वो पहली बात तो 3 डेटा देगा कैसे, वो उसे कहाँ रखेगा, एक एरे में। अच्छा चलो यहाँ लिख दें, ध्यान से देखना, डेटा एरे ऐसे लिख दें, अब बताओ सही है। अब डेटा एरे में आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन आया किस में यार, लोकल वेरिएबल में ना,
यहीं अंदर खत्म हो जाएगा ना। कोई चीज़ बाहर देनी है तो रिटर्न नहीं कराओगे, रिटर्न करेगी कोई चीज़ तभी तो बाहर जाएगी। क्या लिखो, रिटर्न। तो यहाँ वाइड नहीं लिख सकते, यहाँ क्या लिखोगे, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अब बताओ सही है, बोलो। अब इसमें हम एक कमी बताएं तुमको, तुम स्ट्रिंग लिए हो ना, स्ट्रिंग रहेगा तो हमेशा स्ट्रिंग जाएगा ना। मान लो तुम्हें कहीं डेटा में स्ट्रिंग नहीं किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो, इंट की हो तो भाई, अगर इंट की ज़रूरत हो तो, और दो सोचो ध्यान से, देखो जरा, इस मेथड को तुम कॉल नहीं करते हो भैया, करते हो? इस मेथड को तुम कॉल करते हो? नहीं, तुम तो बस चलाते हो। जब ये टेस्ट केस को चलने की बारी आती है तो डेटा प्रोवाइडर का नाम जब पढ़ता है तो जाके डेटा प्रोवाइडर को चलाता है, और डेटा प्रोवाइडर इसे देता है क्या, डेटा। अब डेटा अगर ये स्ट्रिंग में रखेगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, स्ट्रिंग ही ना। जबकि हमें होता है कि डेटा होता है, कभी स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ती हो और कभी किसकी लगती हो, इंट की लगती हो, या किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती हो। इसीलिए इन लोगों ने कंसेप्ट दिया कि भैया डेटा को स्ट्रिंग में मत रखना, डेटा को रखना किसमें, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट की क्वालिटी जानते हो सब लोग ना, सबका पेरेंट है। ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी रख सकते हो, चाहे स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट हो, चाहे इंटीजर का हो, चाहे अरे यार चाहे क्रोम ड्राइवर का हो, चाहे वेब ड्राइवर, कुछ भी ऑब्जेक्ट के अंदर रख सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, सबका पेरेंट है ना। इसलिए इन लोगों ने ये नियम बनाया कि भैया क्या करना, ऑब्जेक्ट बना, डेटा को किसमें रखना, ऑब्जेक्ट में। और जो रिटर्न करना वो नॉर्मल एरे रिटर्न मत करना, कैसा एरे करना, ऑब्जेक्ट एरे। अगर ये मेथड ऑब्जेक्ट एरे देगा तो इसकी क्वालिटी अच्छी यही है कि इससे अब इंट भी लिया जा सकता है, और इससे क्या लिया जा सकता है, स्ट्रिंग भी, इससे कुछ भी लिया जा सकता है। ये बात तो जानते हो सब लोग ना, क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? वो नहीं होनी चाहिए एकदम। जैसे यही मेथड है यार, एक बार लिख ही देते हैं। जैसे मान लो यहाँ लिख दें ऑब्जेक्ट बी, ठीक, और इक्वल टू मान लो लिख दें 100, और लिख दें क्या, रिटर्न बी। अरे रिटर्न बी लिखें यार, और यहाँ वाइड की जगह क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट। अब देखो अच्छी क्वालिटी क्या है, 100 लिखे हो, मतलब डबल कोट्स में स्ट्रिंग है तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर इंट है तब भी कोई दिक्कत नहीं, नाम है तब भी कोई दिक्कत नहीं, है ना। अगर यहाँ लिख दो ये भी यार, न्यू क्रोम ड्राइवर लिख दो, इसका भी ऑब्जेक्ट रख दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट की यही क्वालिटी है ना कि ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी रखा जा सकता है। और इनको ये पता नहीं था कि सामने वाला जब डेटा देगा तो क्या देगा और क्या नहीं देगा। इसीलिए टेस्टनजी बनाने वालों ने ये नियम बनाया कि जो डेटा प्रोवाइडर है वो रिटर्न क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का एरे करेगा। जब ऑब्जेक्ट का एरे करेगा तो उसमें कुछ भी आ सकता है, उसके सहारे आ सकता है कि नहीं आ सकता। देखो जरा ध्यान से, तो इसको तो चलो ऐसे ये देखो, अभी बात समझ में आ रही है सबको। अब क्या लिख दो, रिटर्न और डेटा एरे। अब बताओ तुम ही लोग, तो यहाँ स्ट्रिंग एरे नहीं लिख सकते ना, यहाँ क्या लिखोगे आप? अब समझ में आया ऑब्जेक्ट एरे क्यों देता है? बेवकूफ़ नहीं है। ऑब्जेक्ट एरे देने की सिर्फ पॉलिसी वही है कि भैया अगर ऑब्जेक्ट का एरे, अगर ये डेटा प्रोवाइडर का जो कंसेप्ट था, इसीलिए टेस्टनजी वालों ने इसको ऐसे बनाया, इन्होंने नियम बना दिया कि टेस्टनजी में डेटा प्रोवाइडर लिखो, डेटा उठा लेना, लेकिन शर्त याद रखो तुमको रिटर्न करना है किसने, किसमें, ऑब्जेक्ट के एरे। क्योंकि ऑब्जेक्ट के एरे के थ्रू कोई भी डेटा ट्रेवल कर सकता है। अगर स्ट्रिंग बना दोगे तो बस स्ट्रिंग लेके जाएगा, इंट बना दोगे तो सिर्फ इंट लेके जाएगा, क्रोम ड्राइवर लिख दोगे तो सिर्फ क्या लेके जाएगा, क्रोम ड्राइवर का ही लेके जाएगा, दूसरा कुछ लेके नहीं जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट लिख दो तो कुछ भी लेके जा सकता है। और हो सकता है किसी टेस्ट केस में डेटा की रिक्वायरमेंट नंबर में हो, किसी में डेसिमल में हो, किसी में स्ट्रिंग में हो, किसी में कोई ऑब्जेक्ट लेना हो, 72 बातें हो सकती है ना। और ये कंसेप्ट ऐसा है ऑब्जेक्ट का एरे जो हर हाल में काम करता है। क्लियर है ये बात? अच्छा बढ़िया है, अभी सही है।
लेकिन अभी भी हमें इसमें एक, अभी चलाओगे चलेगा भी नहीं, और हमें इसमें एक कमी लग रही है, हमें इसमें एक कमी लग रही है। और वो सबसे बड़ी कमी इस बात की लग रही है, अभी चलेगा तो सही, लेकिन ये एक ही डेटा पे चलेगा ना यार। हम तो चाहते हैं ये टेस्ट केस किस पे चले, मल्टीपल पे चले ना यार। ऐसा थोड़ी ना है कि बस विप्रो कंपनी के लिए टेस्टिंग, विप्रो मोड और 20 जब चलाओ तब यही टेस्टिंग करें। हम चाहते हैं जब ये चले तो 10 अलग अलग क्या डाले, कंपनी का नाम डाले, 10 अलग अलग क्या डाले, एड्रेस डाले, और 10 अलग अलग क्या डाले, क्वांटिटी डाले, और टेस्ट करके बताए सही चल रहा है हर केस में कि नहीं। तो भैया ये देखो, जैसे ये एक डेटा है, ध्यान से देखो, इसका नाम रख देते हैं डेटा एरे, मान लो 1। ध्यान से देखना इस बात को। तो हमें दूसरा और डेटा चाहिए ना यार, क्या करें, कॉपी पेस्ट या फिर ये बताओ। चलो चाहिए कर लेते हैं, चलो चाहिए ये कंपनी नेम क्या बना दें, 2 है ना, एड्रेस 2, और बदल दें, एक को विप्रो कर दें, एक को क्या कर दें, TCS कर दें, एक को भदोही कर दें, और एक को क्वांटिटी जो भी कर दें 50 कर दें। बोलो सब लोग। ये अब ये है ना, इसको कहाँ रखें। अब ये लोग कहते हैं कि भैया तुम, अच्छा ये बताओ, चलो अच्छा एक और एरे बनाओ, ऑब्जेक्ट एरे, और उसका नाम क्या रखते हैं, डेटा एरे 2 इक्वल्स टू ऐसे। ये लो, अब ये क्या हो गया, दूसरा एरे हो गया ना। अब यही ये लोग कहते हैं, अब देखो ये भी एक एरे, एक काम करते हैं दोनों एरे को एक जगह रखते हैं, 2 एरे बन गए कि नहीं बन गए। और ये जो दोनों एरे हैं क्या है, ये 1 डायमेंशनल एरे है कि नहीं है, ये दोनों कैसे एरे हैं, 1 डायमेंशनल एरे है ना। एक एरे में पहली कंपनी की सारी डिटेल है, पहले के लिए डिटेल है, और एक के लिए दूसरे डेटा की सारी डिटेल है कि नहीं है। अगर तीसरा चाहिए हो तो क्या कर लो, 3 ऐसे और बना लो, जो बना ही देते हैं। चलो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, HCL, यहाँ लिख देते हैं वाराणसी, और क्वांटिटी ले लेते हैं मान लो 30, और ये क्या हो गया, 3 बोलो। और अगर हम ध्यान से देखो, इसी को उठा के कहाँ रख दें, और नाम रख देते हैं क्या इसका, 3 बताओ, नाम रखें, नाम तो कुछ भी रख सकते थे ना, डेटा एरे 1 रख दिया, 2 रख, जिसे अलग अलग समझ में आती है। ये तीनों क्या है, 1 डायमेंशनल एरे है ना, ये भी और ये भी। अगर इन्हें किसी एरे में रखना चाहें, देखो नॉर्मल डेटा को रखते हो 1 डायमेंशनल एरे, अगर 1 डायमेंशनल एरे को कहीं रखना चाहोगे तो वो क्या होगा, 2 डायमेंशनल एरे होगा। वही 2 डायमेंशनल होता है जिसके अंदर क्या रखा जा सकता है, 1 डायमेंशनल एरे। मतलब 2 डायमेंशन का मतलब कुछ नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है, बस कितना, ये जो ब्रैकेट है क्या हो जाएंगे, 2 ब्रैकेट हो जाएंगे क्या, 2। अब डेटा एरे क्या लिख देते हैं इसको, क्या फाइनल, ऐसे नाम लिखते हैं डेटा एरे। अब बताओ ऐसे कर दो, अब यहाँ रख दे क्या, डेटा एरे 1 कामा डेटा एरे 2 कामा डेटा एरे। यही 2 डायमेंशनल है, और क्या है, इस एरे के अंदर एरे है ना। यस। देखो ध्यान से,
इस एरे की बात करोगे, 0 मांगोगे तो इसको देगा ना, इससे 0 मांगोगे। अगर तुम लिखो डेटा एरे 1, ध्यान से देखो, और यहाँ लिख दो क्या 0, तो ये क्या लेके आएगा कंपनी भाई? डेटा एरे 1 का 0 मतलब क्या? कंपनी नेम 1 लेके आएगा, और क्या लेके आएगा? विप्रो लेके आएगा ना, ठीक है। लेकिन जरा इससे बात करो, फाइनल, जैसे इसको रखोगे, कहाँ रखोगे? देखो ऑब्जेक्ट डेटा 1, बोलो। अब लेकिन फाइनल डेटा एरे और अब 0 करोगे तो क्या मिलेगा? देखो ध्यान से, पहले ये कहाँ लिख रहे हो? डेटा एरे 1 0 लिख रहे हो, तो ये डेटा एरे 1 ये है ना, इसमें 0 ये है ना, कंपनी नेम ना, तो वो जो भी आएगा यहाँ प्रिंट कर देगा। लेकिन ये देखो, जो फाइनल डेटा एरे है इसमें 0 पे ये क्या है? डेटा एरे 1 ना। डेटा एरे 1 कोई डेटा नहीं है, डेटा एरे 1 तो एक एरे है ना। देखो डेटा एरे 1 क्या है यार? एरे है ना, वही तो कह रहे हैं। वही 2 डायमेंशनल है जिसके अंदर क्या रहते हो? 1 डायमेंशनल रहते हैं। और कितने रह सकते हैं? कितने भी। जैसे यहाँ क्या 3 ही डेटा रख सकते हो? कामा कर करके 10-10 100 डेटा दे दो, दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? बोलो। ऐसे ही यहाँ पे जैसे डेटा एरे 1, डेटा एरे 2, डेटा एरे 3, ऐसे 100 डेटा एरे बना दो, और सब कुछ किसके अंदर रख सकते हो? इस 2 डायमेंशनल एरे के अंदर। 0 पे क्या मिलेगा? पहला क्या मिलेगा? एरे मिलेगा। इसलिए देखो, इसका रिटर्न लेंगे तो ऐसे लेंगे यार। भाई देखो, ये 2 डायमेंशनल एरे है ना, इसमें से निकालोगे तो क्या निकलेगा? 1 डायमेंशनल एरे। अरे यार बताओ, 2 डायमेंशनल एरे में डालोगे क्या? 1 डायमेंशनल एरे। तो क्या निकाल कुछ और लोगे? जो डालोगे वही तो निकालोगे, एक कंपनी का डेटा जो रखोगे वही तो निकालोगे। जब 2 डायमेंशनल एरे में तुम रखोगे एरे, तो निकालोगे भी तो क्या मिलेगा? एरे ही मिलेगा ना यार। आखिर तुम ही बताओ, यहाँ रख नहीं रहे हो 0 पे इसे, 1 पे इसे, 2 पे इसे, क्या रख रहे हो? एरे रख रहे हो ना। या दूसरे तरीके से रख के देखें, एक तरीका और होता है रखने का ना, न्यू ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे करके बनाना है ना। अच्छा, ये ऐसे ऐसे करके बनाते हो तो क्या लिखते हो यहाँ पे? साइज। इसमें साइज बताते हैं ना, इसमें 2 साइज बताते हैं। पहले में बताते हैं कि पहले देखो, जब यहाँ 2 डायमेंशनल एरे लिख दो, 2 ब्रैकेट बना दो, तो इसका मतलब ये क्या है? 2 डायमेंशनल एरे है। इसका मतलब ये क्या है? अगर 2 स्क्वायर ब्रैकेट बना दो तो इसका मतलब ये क्या है? 2 डायमेंशनल एरे है। और इसके पहले ब्रैकेट में, जैसे अच्छा अगर नॉर्मल एरे हो तो क्या होता है? ये पहले देखो, न्यू ऑब्जेक्ट या न्यू स्ट्रिंग लिखो तो यहाँ बताते हो क्या? साइज। जैसे 5 लिख दिए, इसका क्या मतलब हुआ कि भैया ये जो एरे हम बना रहे हैं इसके अंदर कितना डेटा रहेगा? 5। ये 1 डायमेंशनल एरे बना रहे हैं जिसके अंदर 5 डेटा रहेगा। लेकिन जब तुम एक 2 डायमेंशनल बनाते हो तो तुम्हें 2 चीज़ें बतानी पड़ती हैं, जिसमें से ये जो पहला स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर ये बताया जाता है कि इस 2 डायमेंशनल एरे के अंदर कितने 1 डायमेंशनल एरे रहेंगे, और ये बताता है दूसरा कि उन 1 डायमेंशनल एरे के अंदर कितने डेटा रहेंगे। दोनों चीज साइज बता रही है, 3 भी और 5। देखो 2 डायमेंशनल एरे का ऑब्जेक्ट बनाओ, 2 स्क्वायर ब्रैकेट, 2 चीज देते हो ना, क्यों देते हो? 2 डायमेंशनल एरे बना रहे हो ना, तो पहले ब्रैकेट में ये बताते हो कि इसके अंदर कितने 1 डायमेंशनल एरे रहेंगे, और दूसरे में ये बताते हो कि हर 1 डायमेंशनल एरे के अंदर कितने डेटा रहेंगे, उनकी साइज क्या होगी, जितनी साइज होगी उतना डेटा रहेगा। ऐसे लिख दो यार। अगर अब बताओ क्या मतलब है कि इस 2 डायमेंशनल एरे के अंदर 10 1 डायमेंशनल एरे रहेंगे, और हर 1 डायमेंशनल एरे के अंदर 5-5 क्या रहेंगे? डेटा रहेंगे। टोटल कितने डेटा हो गए? 50। आ रही बात समझ में? कुछ इस तरह से समझो 2 डायमेंशनल एरे को। तो तुम ये समझ गए ना कि 2 डायमेंशनल एरे के अंदर क्या रहेंगे?
वन डायमेंशनल एरे रहेगा, और वन डायमेंशनल एरे के अंदर डेटा रहेगा। अच्छा कोई थ्री डायमेंशनल एरे रहेगा तो क्या होगा, कुछ अलग थोड़ी ना हो जाएगा। यही टू डायमेंशनल एरे उठा के जहाँ रखोगे वो क्या बन जाएगा, थ्री। बस स्क्वायर ब्रैकेट क्या लग जाएंगे, तीन। और जो साइज बताएगा यहां से ऐसे, तब ऐसे बताएगा, ऐसे है। अब क्या, अब ये मतलब हुआ कि ये एक थ्री डायमेंशनल एरे है, उसके अंदर 6 टू डायमेंशनल एरे रहते हैं। हर टू डायमेंशनल एरे के अंदर 10 क्या रहते हैं, वन डायमेंशनल एरे रहते हैं, और हर वन डायमेंशनल एरे के अंदर 5 डेटा रहते हैं। ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे बढ़ते चले जाओ। वैसे 2 से ज़्यादा यूज़ करने की जल्दी कभी ज़रूरत पड़ती नहीं, या मैक्सिमम कभी कभार अगर बड़े रेयर केस में 3 यूज़ करने की ज़रूरत पड़ गई तो पड़ गई। ये बात समझ में अब आ रही है ढंग से इसकी। अब देखो ये तुम्हारे लोगों के ऊपर है, ऐसे खुद ही एरे बनाओ, लूप लगाओ, उनकी चीज़ें क्या करो, निकाल के प्रिंट कराओ, देखो तुम्हें खुद ही याद हो जाएगा कि इसका बिहेवियर कैसा है और कैसा नहीं है। अब देखो ये हो गया, तो ये देखो भैया, अब यहाँ से क्या मिला, फाइनल डेटा एरे। क्या मिला, फाइनल डेटा एरे, जो कि कैसा है, 2 डायमेंशनल एरे। और इसमें क्या है, इसकी क्वालिटी हम बता रहे हैं, इसके अंदर 2 वन डायमेंशनल एरे, नहीं सॉरी, इसके अंदर कितने हैं, 3। अच्छा एक काम है, 3 लो जी, जब कर ही रहे हैं तो और कर देंगे। ये लो जी, 4 हो गए, और क्या हो गए, 5 हो गए। इसका एरे इसमें सीधे लिख दे क्या, वही तो बतिया तो वही कर रहे हैं ना, वैल्यू को वेरिएबल में रख के वेरिएबल लिख ले, सीधे लिख दे। एक किसी और कंपनी का नाम रख दे, चलो NST, यहाँ एड्रेस लिख दें नोएडा, क्वांटिटी इसकी लिख दे क्या, 50 या 60। एक और कंपनी का नाम लिख दें, क्या लिख दें, चलो EBS लिख देते हैं, एड्रेस चलो ढूंढवा लिख देते हैं, ठीक है, और 60 70 कुछ भी लिख देते हैं। ये अब हो गया ना। अब बताओ कितने वन डायमेंशनल एरे हैं, 5 ना, यस। और यहाँ 2 डायमेंशनल एरे के अंदर क्या कर दें, इनको ऐसे रख दें, डेटा एरे क्या 4 कामा डेटा एरे 5। लो जी, आ गया कि नहीं आ गया, बोलो सही है। ये क्या बन गया है, ना 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 2 डायमेंशनल एरे ही है यार, और इस 2 डायमेंशनल एरे के अंदर 5 वन डायमेंशनल एरे हैं, और हर वन डायमेंशनल एरे के अंदर 3 क्या है, डेटा है। एक इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये है, देखो ध्यान से, और एक दूसरा तरीका देखो इसी को कैसे लिखा जा सकता था, और ऑब्जेक्ट क्या लिखे, फाइनल डेटा एरे, है ना, और इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट ऐसे। अब देखो इसके अंदर वन डायमेंशनल एरे कितने रहने वाले हैं, 5 ना, तो पहले ये लिखते हो, और फिर वन डायमेंशनल के एरे के अंदर कितने रहेंगे, 3 ऐसे। अब चाहो ऐसे भी रख सकते हो, देखो एक तो तरीका ये रखने का है, चाहो तो देखो 0 पे रख दो, कई तरीके से डेटा ये रखा जा सकता है, जरा प्रैक्टिस करो इसकी। देखो ऐसे 0 1 2 3 4 अब देखो वही बतिया तो लिखी है। यस। एक तो तरीका ये था ना, स्टैटिक एरे इसको एरे बोलते थे, जिसमें क्या करते थे सब कुछ यहाँ फिक्स लिख देते थे। इसमें क्या होता है कि अभी ऐड करके साइज बदल के क्या, जैसे ये देखो ऐसे, वही बात लिखी है ना। यहाँ देख रहे हो 2 डायमेंशनल एरे में 0 नंबर पे क्या रखा गया है, एरे रखा गया है। यहाँ डेटा डाल के देखो
नहीं रखने देगा। कहेगा हम फाइनल डेटा एरे, हम है 2 डायमेंशनल एरे, हमसे तुम जब 0 मांग रहे हो तो हम तुम्हें क्या दे रहे हैं, अपना 0 नंबर पे मतलब पहला 1 डायमेंशनल एरे दे रहे हैं। अब पहले 1 डायमेंशनल एरे के अंदर तुम रखना चाहते हो क्या, एक डेटा। 1 डायमेंशनल एरे के अंदर डेटा नहीं रखा जाता। अगर देखो ऐसे नहीं रखने देगा ये, देखो ध्यान से। अभी ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि हम ऐसे नहीं रखने देंगे आपको भाई, क्योंकि फाइनल डेटा एरे 0 के अंदर क्या मिलेगा, 1 डायमेंशनल एरे मिलेगा ना, तो इसके अंदर क्या रखा जाएगा, 1 डायमेंशनल एरे कोई रखो, जैसे यही लिखो। ध्यान से देखो इस चीज को, ऐसे भी लिख सकते थे और ऐसे भी लिख सकते थे। और कोई तरीका अगर अच्छा और तोड़ के लिखना हो तो सीधा डेटा भी लिख सकते हैं, दिखाया गया होगा ना। अरे ऐसे भी तो बताया होगा। एरे देखो ध्यान से, 0 0 ऐसे बताया गया होगा ना। और लिख दें यहाँ क्या, ऐसे देखो ये तरीका लिख दें यहाँ क्या, विप्रो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, आ रहा है 10 मिनट। इसका क्या मतलब हुआ, 0 to 0, मतलब इसका मतलब हुआ ये एक 2 डायमेंशनल एरे है। 2 डायमेंशनल एरे के अंदर 0 का मतलब क्या है, देखो ये एक 2 डायमेंशनल एरे है। 0 का मतलब क्या हुआ, 2 डायमेंशनल एरे के अंदर जो पहला 1 डायमेंशनल एरे है, और इस 0 का मतलब हुआ उस पहले 1 डायमेंशनल एरे के अंदर जो पहला डेटा है, और वो क्या है, विप्रो। ऐसे देखो देखो, इसी को लिखें, अगर सब एक ही बातें कर रहे हैं, बस घुमा फिरा के ऐसे। अब देखो हम चाहते हैं 0, यहाँ देखो ध्यान से क्या लिख रहे हैं, 1, और यहाँ क्या लिख रहे हैं, 2। यहाँ लिख रहे हैं क्या, मोड, और यहाँ क्वांटिटी लिख रहे हैं, मान लो क्या 30 या 20, हाँ चलो 20 ही लिख रहे हैं। लो जी, ये इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 2 डायमेंशनल एरे है एक, इसके पहले उसमें ध्यान से देखना, ये क्या है। एक काम करेंगे, इसको अलग अलग तीनों को चला देखना। जब इसी को यहाँ भी लिख दे रहे हैं, और इसको फिलहाल अभी तो क्या कर दे रहे हैं, कमेंट। कैसे लिखें, क्या मतलब हुआ, 0 मतलब 2 डायमेंशनल एरे के अंदर, 0 का मतलब पहला बात करता है उसके अंदर पहले की, तो 2 डायमेंशनल एरे के अंदर पहला क्या होगा, 1 डायमेंशनल एरे होगा। और वो पहले 1 डायमेंशनल एरे के 0 मतलब उसका पहला एलिमेंट क्या होगा, पहला डेटा क्या होगा, विप्रो। फिर क्या लिखा है, फाइनल डेटा एरे 0 1। इसका मतलब 2 डायमेंशनल एरे के अंदर जैसे 4 1 डायमेंशनल एरे हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, उसके पहले 1 डायमेंशनल एरे में के अंदर 1 का मतलब दूसरा डेटा, वो क्या है, मोड। और 0 फिर मतलब वही 2 डायमेंशनल एरे के पहले 1 डायमेंशनल एरे में तीसरा डेटा 2 क्या है, 20। समझ रहे हो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, शायद रोशन ने लिखा भी होगा। तो जी इसी को ऐसे लिख दो, समझो। यहाँ 1 कर दो भाई, इस 1। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 2 डायमेंशनल एरे के अंदर जो दूसरा 1 डायमेंशनल एरे है, उसका पहला डेटा है क्या, विप्रो। 2 डायमेंशनल एरे के दूसरे एरे का, दूसरे 1 डायमेंशनल एरे के अंदर जो दूसरा डेटा है वो क्या है, जैसे यहाँ विप्रो CCS। हाँ चलो ये कुछ भी लिख दे, ऐसे ये भी चेंज कर दो, HCL कर दो, वाराणसी कर दो, और BC रहने दो उसको, या 26 कर दो, इसको EBS कर दो, नोएडा कर दो, शकुंतला कर दो, 36 कर दो, विप्रो है, और एक आध कंपनी का कोई और नाम लिख दो, कोई छोटा सा नाम बताओ। हाँ HP लिख दो, HP भी कंपनी है ना। मान लो ये कहाँ है, बेंगलोर है,
ठीक है, क्या कह रहे हो? सेतु, हाँ है कंपनी भाई, हमने भी इंटरव्यू दिया है। नोएडा में है, सेक्टर 63। लो यार, इतने साल रहे हैं, याद क्या कर लिए? याद हो जाएगा कि जाओ जब नापोगे तो सब याद रहेगा। देखो अब ये आ गया ना 5, यही तीनों बातें एक ही लिखी हैं। तीनों क्या है? 1 डायमेंशन 2 डायमेंशनल एरे, 3 1 डायमेंशनल एरे हैं, उनको रखा गया है कहाँ? 2 डायमेंशनल एरे के अंदर। और यहाँ पे क्या है इसके अंदर? मतलब 5 1 डायमेंशनल एरे हैं और हर 1 डायमेंशनल एरे के अंदर क्या है? 3 डेटा। इन लोगों ने कहा, यही इन लोगों ने नियम बनाया है। 1 डायमेंशनल एरे नहीं रिटर्न कर सकते, इन लोगों ने नियम क्या बनाया है? 2 डायमेंशनल एरे रिटर्न करो, मतलब ये। तो टेस्टनजी वालों ने कहा भैया आपको डेटा चाहिए ना, तो उन्होंने अपना सिस्टम दिया कि भैया मेरा सिस्टम लो, बड़ा आसान रहेगा, बस तुम्हें एनोटेशन जहाँ इस्तेमाल करना है डेटा, बस तुम्हें इतना लिखना है क्या? डेटा प्रोवाइडर और डेटा प्रोवाइडर का नाम। बाकी वो कैसे अरेंज करना है ये हम देख लेंगे। ये जब पढ़ेगा इसको तो जाएगा किसको चलाने? इस डेटा प्रोवाइडर को। जब ये चलाएगा तो डेटा भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? अब वो डेटा फिर यहाँ से रिटर्न करना है। अभी इसने नियम क्या बनाया कि जो भी डेटा हम देंगे किसमें देंगे? 2 डायमेंशनल एरे में देंगे। किसमें देंगे? 2 डायमेंशनल। इसीलिए यहाँ देखो ऊपर एरर आ रही होगी, अगर नहीं सही किया होगा। यहाँ हमें क्या करना होगा? 2 डायमेंशनल एरे। आ रही बात समझ में? इसको कमेंट कर दो। देखो 3 तरीके हैं और तीनों चलेंगे अपने हिसाब से, ध्यान से देखना इनको। ये देखो, ठीक है। इन्होंने कहा डेटा ऐसे रखो। अब लेकिन ये बताओ, डेटा एक जगह एक किनारे आ गया ना, कल को हमें कंपनी के नियम बदलना हो, कुछ करना हो, तो हमें टेस्ट केस के वहाँ पेज वाइज मेथड के अंदर जाएंगे? नहीं। हमको भाई अगर मान लो हमें ये बताया गया कि इनवाइस का डेटा अब बदल गया है, इनवाइस से पुराना डेटा नहीं चल रहा है, इनवाइस का डेटा क्या करना है? अपडेट करना है। तो अब बताओ इनवाइस टेस्ट केस पे तो पहुंच गए, तो क्या इनवाइस टेस्ट केस के हम पेजेस के अंदर जाएंगे? नहीं। पेजेस के अंदर कोई डेटा हम रखेंगे ही नहीं। हम यहाँ पढ़ेंगे, हम कहेंगे अच्छा टेस्ट केस का नाम क्या है? TS इनवाइस क्रिएशन। तो अरे हमने देखा इसमें नाम पढ़ लिया, नाम क्या लिखा हुआ था? डेटा प्रोवाइडर। जब डेटा प्रोवाइडर नाम पढ़ लिया तो इसका नाम पढ़ लिया। इसका नाम क्या था? प्रोवाइड इनवाइस डेटा। ध्यान से देखो, प्रोवाइड इनवाइस डेटा। तो हम यहाँ पहुँच गए और यहीं पे हमने देखा सारा डेटा था। मान लो ये था, सपोज करो विप्रो कंपनी क्या हो गई? विप्रो कंपनी पे नहीं चल रहा है, या विप्रो कंपनी क्या हो गई? बंद हो गई। हमें यहाँ डेटा क्या करना है? बदलना है। ठीक है, हमें कुछ और करना है। हम आके यहाँ क्या कर दिए? कोशिश कर दी। तो ये हाँ अभी है, बिल्कुल अभी तक हार्ड कोडेड ही है। कहाँ पे? हाँ अच्छा, हाँ और क्या? ये 0 0 नहीं भाई, ये रहेगा, ये तो बदलना पड़ेगा ना। 2 ये हो जाएगा 3 3 4 सॉरी 3 4 4 4 ऐसे। अब आ गया ना, 2 डायमेंशनल एरे बन गया। अब ये 2 डायमेंशनल एरे तुम्हारा इस टेस्ट केस। अब देखो, अब इसकी क्वालिटी समझो क्या है डेटा प्रोवाइडर की, क्यों इस्तेमाल करो। एक क्वालिटी ये समझो, जब तुम इस टेस्ट केस को चलाओगे, ध्यान से समझना पहले। ये टेस्ट केस मान लो, यहीं पे एक और भी है, ध्यान से। पब्लिक वाइड बिफोर जानते हो क्या होगा अगर इस टेस्ट केस को हम रन करें? इस टेस्ट केस को अगर हम रन करेंगे तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले ये पढ़ेगा किसका नाम? डेटा प्रोवाइडर का। बिफोर मेथड नहीं चलाएगा। टेस्ट केस चलाने से पहले क्या चलाने जाता है? बिफोर मेथड ना। अब ऐसा नहीं करेगा। अब ये पहले टेस्ट केस का नाम पढ़ेगा और देखेगा अरे इसके पास तो डेटा प्रोवाइडर है, तो बिफोर मेथड में झांकेगा नहीं, सीधे भागेगा किसके पास? डेटा प्रोवाइडर के पास।
डेटा प्रोवाइडर के अंदर से जब डेटा लेके आएगा तो उसे मिलेगा क्या, एक 2 डायमेंशनल एरे। और उस 2 डायमेंशनल एरे के अंदर क्या होंगे, 1 डायमेंशनल एरे होंगे, और 1 डायमेंशनल एरे के अंदर क्या रखा हुआ होगा, डेटा रखा होगा ना। तो अब ये इस कंसेप्ट पे चलेगा कि इसके अंदर कितने 1 डायमेंशनल एरे हैं, 5। देखो तुम्हारे सामने इसके अंदर कितने 1 डायमेंशनल एरे हैं, 5 है ना। और हर 1 डायमेंशनल एरे में 3 क्या है, मेरा डेटा है। तो ये अपने आप जानते हो क्या दिमाग लगा लेगा कि इस टेस्ट केस को 5 बार चलाना है। इस टेस्ट केस को कितनी बार चलाना है, 5 बार। क्यों, क्योंकि इस टेस्ट केस के अंदर जो डेटा प्रोवाइडर का नाम लिखा है, जब डेटा प्रोवाइडर को वो चलाया तो डेटा प्रोवाइडर के अंदर उसे क्या मिला, एक 2 डायमेंशनल एरे। और उस 2 डायमेंशनल एरे में कितने 1 डायमेंशनल एरे हैं, 5। तो जितने 1 डायमेंशनल एरे होंगे उतनी बार ये टेस्ट केस को क्या करेगा, चलाएगा। तुम्हें कोई लूप नहीं लगाना, तुम्हें 5, 7, 8, 10 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम यहाँ से ये देखो हटा दें, अब 2 डायमेंशनल एरे में क्या जाएगा, अभी 2 डायमेंशनल एरे मिलेगा ना। ये ऐसा 2 डायमेंशनल एरे है जिसके अंदर कितने 1 डायमेंशनल एरे हैं, 2। तो अपने आप ये टेस्ट केस कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा। ठीक है, अपने आप ही कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा। तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ सपोज करो, हाँ वो तो बात की बात है, पहले ये देखो कि कितनी बार चलेगा। अगर मान लो यहाँ एक 2 डायमेंशनल एरे हो और उसके अंदर 50 1 डायमेंशनल एरे हो और डेटा प्रोवाइडर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ, तो जब ये चलेगा ना तो अपने आप ये टेस्ट केस कितनी बार चलेगा, 50 बार चलेगा। जितने 1 डायमेंशनल एरे होंगे उसके अंदर उतनी बार ये चलेगा ये टेस्ट केस अपने आप। तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं, लूप लगाने की जरूरत नहीं है। लूप इन्होंने पीछे अपना सेट कर रखा है, ऑटोमेटिकली कितनी बार चलेगा, जितने 1 डायमेंशनल एरे होंगे। पहली बात। दूसरी बात समझो अब जरा ध्यान से कि ये बिफोर मेथड कितनी बार चलेगा। तो मान लो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे मान लो कितने हैं, 5 है ना। यहाँ कितने हैं, 5 ना। तो कितने चक्कर चलने वाला है, 5 बार। तो बिफोर मेथड भी कितनी बार चलेगा, 5 बार। हर चक्कर के लिए बिफोर मेथड चलेगा, टेस्ट केस चलेगा, फिर आफ्टर मेथड, फिर बिफोर मेथड, फिर टेस्ट केस, आफ्टर मेथड, बिफोर। लेकिन डेटा प्रोवाइडर कितनी बार चलेगा, बस 1 बार। जब भी टेस्ट केस चलता है तो पहले डेटा प्रोवाइडर का अगर नाम पढ़ेगा तो जाएगा डेटा प्रोवाइडर को 1 बार चलाएगा, उसके अंदर से डेटा पाएगा। वो पा गया कि अगर इसके अंदर 5 1 डायमेंशनल एरे हैं तो समझ जाएगा इस टेस्ट केस को कितनी बार चलाना है, 5 बार। और 5 बार चलाने से पहले, हर बार चलाने से पहले बिफोर मेथड, फिर टेस्ट केस, फिर आफ्टर मेथड। लेकिन अब ध्यान से देखो, बिल्कुल देखो, सबसे बड़ी बात, ये टेस्ट केस है ना, अभी बात खत्म नहीं हुई है, डेटा अभी यूज नहीं कर पाओगे। अब तुम्हें यहाँ लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखो। ऑब्जेक्ट, मान लो हमने क्या लिख दिया, क्या है, कंपनी नेम है, और क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, दूसरा एड्रेस है, तीसरा ऑब्जेक्ट क्वांटिटी। जान रहे तो अब सोचो कैसे चलेगा। जब ये चलेगा तो डिसाइड कर लिया कितनी बार चलेगा, 5 बार। डेटा प्रोवाइडर जब 2 डायमेंशनल एरे मिला तो कितना मिला, 5 बार चलने का डिसाइड किया ना। अब ध्यान से देखो, 5 बार चलने का जो डिसाइड किया है वो तो अच्छी बात है, लेकिन अब 5 बार जब चलेगा तो पहली बार में पहला 1 डायमेंशनल एरे का डेटा जाएगा, दूसरे चक्कर में दूसरे का जाएगा, तीसरे चक्कर में तीसरे का जाएगा, चौथे चक्कर में चौथे का, और 5वें चक्कर में। भाई देखो ये 5 बार चलेगा ना। अगर मान लो ये 5 बार चले और 5 बार डेटा विप्रो डाले तो कोई मतलब हुआ इसका। हम यही चाहते हैं ना कि 5 बार चले, 1 बार विप्रो आए, 1 बार SCL आए, 1 बार TCS आए। जो 3 डेटा का हमने सेट बनाया है, एक चक्कर में ये 3 डेटा इस्तेमाल हो, दूसरे चक्कर में ये, तीसरे चक्कर में ये। अब बताओ हर डेटा सेट जो है एक 1 डायमेंशनल एरे के अंदर है कि नहीं। यहाँ यही तो बना है ना कि 5 क्या बने हैं, 1 डायमेंशनल एरे बने हैं ना। 5 क्या बने हैं, 1 डायमेंशनल एरे बने हैं। तो जानते हो क्या होगा, ये
टेस्ट केस 5 बार चलेगा और हर चक्कर में, पहले चक्कर में पहला वन डायमेंशनल एरे का डेटा मिलेगा, दूसरे चक्कर में दूसरे का मिलेगा, तीसरे चक्कर में तीसरे का, चौथे चक्कर में चौथे का और पांचवें चक्कर में पांचवें का। अब एक छोटी सी और ध्यान से सुनना एक बात और, अब यहाँ देखो, अब बताओ, जब यहाँ ये चला, पहले वन डायमेंशनल एरे का डेटा आया, तो पहले वन डायमेंशनल एरे में कितना डेटा है? 3 है ना। अब वो 3 डेटा वहाँ से टहल के आएगा, तो यहाँ लेने के लिए भी तो 3 लोग होने चाहिए। यहाँ लेने के लिए भी क्या होने चाहिए? 3 लोग होने चाहिए ना। इसीलिए यहाँ देखो हमने 3 क्या दिए हैं? पैरामीटर। अगर देखो ध्यान से, मान लो हम ऐसे कर दें, और मान लो यहाँ हम दे रहे हो क्या, कंट्री का नाम दे रहे हैं, जैसे क्या लिख दे रहे हैं? हाँ, अब क्या हुआ इसका मतलब? 4 डेटा है ना। पहली बात तो ये चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि तुमने साइज बताई है कि एक ऐसा एरे होगा जिसमें 5 वन डायमेंशनल एरे होंगे और हर वन डायमेंशनल एरे में कितना डेटा होगा? 3। और वन डायमेंशनल एरे में तुम डेटा कितने रखने की कोशिश कर रहे हो? 4। तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा भैया तुमको? नहीं चलेगा तो एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, अब ऐसे यहाँ डाल दो, मान लो एक में डाल दो क्या, USA डाल दो। ठीक है, एक में डाल दो UK डाल दो। बोलो, और यहाँ पे डाल देते हैं, चलो नेपाल डाल देते हैं। क्या डालना है? पाकिस्तान डालना है? चलो, अच्छा हाँ, 0 1 2 3, अच्छा यहाँ 3 ना, 4, और यहाँ चलो श्रीलंका ही डाल देते हैं। अच्छा, अब सही है। अब 4 डेटा हो गया ना। अब यहाँ क्या है? 2 डायमेंशनल एरे है और हर 2 डायमेंशनल एरे, इसके अंदर 5 वन डायमेंशनल एरे और हर वन डायमेंशनल एरे के अंदर क्या है? 4 डेटा। तो भैया अब 4 डेटा आएगा ना, यहाँ लेने वाले कितने बैठे हैं? 3 ना, एरर आ जाएगा। अब तुम्हें यहाँ क्या करना पड़ेगा? एक और ऑब्जेक्ट मान लो, क्या समझ रहे हो? लेकिन अब याद रखो, वहाँ 4 डेटा, अगर हर वन डायमेंशनल एरे में 4 डेटा हैं, तो तुम यहाँ 3 पैरामीटर नहीं ले सकते। वहाँ 3 हैं तो यहाँ 4 नहीं ले सकते। इस नियम का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि वही लोगे जैसा वहाँ से आएगा, वही ले पाओगे जो वहाँ से क्या होगा? आएगा। ऐसा नहीं कि वहाँ से 4 आ रहा है तुम यहाँ 5 लिख दो, यहाँ वहाँ से 2 आ रहा है यहाँ 1 भी न लिखो। एकदम मैच करना चाहिए। अब सोचो, अगर एक अपने फॉर्म देख रहे हो, यही है। अब चला के देखो जरा एक बार इसको। ब्राउजर लॉन्च कहाँ हो रहा है? अच्छा, बिफोर मेथड इसके पास है ना अपना, उसके अंदर डेटा प्रोवाइडर नहीं है ना, चला के देखते हैं। और सर अच्छा, उसमें वो सब भी है क्या? नहीं, उसे कहाँ रखेंगे बात की बात है। पहले ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये समझ में आ रहा है ना? तुम्हें देखो लूप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उतने चक्कर चलेगा। हर बार बिफोर मेथड आफ्टर मेथड चलेगा। सोचो, तुम सोचोगे कि ये काम तो हम लूप लगा के भी कर सकते हैं। एक बार तो तुम सोच सकते हो, टेस्ट केस के अंदर आते और हम यहाँ क्या कर देते यार, फॉर लूप लगा दें। ऐसे नहीं हो सकता। देखो ध्यान से, इसको वाइड ही रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। तो मैं तुम्हें समझा रहे थे ना। हाँ, ये देखो, इंट i = 0 से लेके जैसे, एक बात ये समझो, तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आ सकती है और ऐसा हो भी सकता है। देखो ध्यान से देखना, अगर हम टेस्ट केस का डेटा ऐसे रख दें, बोलो
नहीं रख सकते ऐसे। ये डेटा हो गया कि नहीं हो गया भाई? डेटा प्रोवाइडर पे रखे थे हमने, उठा के कहाँ पेस्ट कर दिया? इसके अंदर। यहाँ लगा दिया क्या? लूप। और लूप कितनी बार लगाया? डेटा एरे, देखो फाइनल डेटा एरे डॉट लेंथ -1 i प्लस ना। और फिर इसके बाद फाइनल डेटा एरे से क्या लिखा? यहाँ पास किया क्या? i। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? डेटा, यहाँ से मिल जाएगा ऑब्जेक्ट और लिख देते हैं डेटा एरे। लो, अब डेटा एरे से क्या निकाल लें? 0 पे क्या निकाल लें? स्ट्रिंग क्या है वो? क्या है? कंपनी। ऐसे रख लें तब। तो यहाँ क्या रख दें? एड्रेस वैल्यू ऐसे रख दें, कुछ भी नाम रख सकते हो। चलो एड्रेस वैल्यू, और यहाँ क्या लिख दें? कंट्री नेम 0 1 2 3। अब क्या होगा? सेम काम ही तो करेगा। ये भी लूप कितनी बार चलेगा? 5 बार चलेगा। इसके अंदर जितने भाई इसकी फाइनल डेटा एरे की लेंथ बताओगे तो बताएगा मेरे अंदर, इसकी लेंथ किसी बताएगा मेरे अंदर कितने 1 डायमेंशनल एरे हैं, तो उसके अंदर कितने हैं? 5। ये लूप कितनी बार चलेगा? 0 से लेके 4 तक। जब यहाँ फाइनल डेटा एरे आई होगा, 0 पास होगा तो कौन सा आएगा? पहला एरे आएगा कि नहीं आएगा? फिर पहले एरे का पहला निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, चौथा निकाला। ऐसे ही फिर दूसरी इटरेशन चलेगी, तीसरी। सेम काम करेगा कि नहीं करेगा? वही काम, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं? इसी मेथड के अंदर डाल रहे। एक गलती। दूसरी गलती ये, जब ऐसा करोगे तो डेटा प्रोवाइडर यूज़ नहीं करोगे, और जब डेटा प्रोवाइडर यूज़ नहीं करोगे तो ये तो एक नॉर्मल टेस्ट केस हो गया। तो इसके पहले बिफोर मेथड कितनी बार चलेगा? एक ही बार ना, तो एक बार बिफोर मेथड चलेगा, फिर टेस्ट केस चलेगा, और टेस्ट केस अंदर कितनी बार चलेगा? 5 बार चलेगा। और तुम बताओ, तुमने ही प्लान किया है ना बिफोर मेथड के अंदर ब्राउज़र लॉन्च करेंगे। इसलिए डेटा प्रोवाइडर में रखने का बेनिफिट क्या है? जितने डेटा रहेगा उस हिसाब से उतने चक्कर भी चलेगा, और प्लस हर चक्कर के लिए बिफोर मेथड स्पेशली अलग से चलेगा, है ना? इसलिए डेटा प्रोवाइडर क्या है? अब बस यही देखो, ये जो डेटा है हमने कहाँ डाला है? ये कोड ले लेना सब लोग, इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, या प्रोजेक्ट ये पूरा ले लेना। देखो ये तो क्या हो गया तुम्हारा? अब एक नॉर्मल इस तरह से डेटा प्रोवाइडर काम करता है। अब क्लियर है ना? 2 डायमेंशनल एरे याद रखना है, और ये याद रखा। अच्छा, अब देखो इसकी एक सबसे बड़ी कमी कि यार 4 डेटा है तो कितने आर्गुमेंट हो गए? 4। मान लो एक पेज में हमको 20 डेटा भरना, तुम देख ही रहे हो अकाउंट में ऐसा है, तब यहाँ कितने आर्गुमेंट देने पड़ेंगे? 20। अब ये थोड़ा सा फिजिबल नहीं रहेगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा हमारे लिए? कॉम्प्लिकेटेड और टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। 20-25 क्या देंगे? आर्गुमेंट देंगे, तब दिक्कत आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? इस वजह से हम लोग डेटा प्रोवाइडर को क्या करते हैं? अपने हिसाब से थोड़ा सा क्या करते हैं? कस्टमाइज करते हैं। अब यहाँ 2 चीज़ें बची। यहाँ कितनी चीज़ें बची हैं? 2। पहली, ये जो डेटा हमने क्या किया है, यहाँ हार्ड कोडेड लिखा है, यहाँ भी हम लिखेंगे नहीं। डेटा देखो पहले कहाँ रखा था? पेज क्लास के अंदर, वहाँ से छांट के हम कहाँ ले आए? डेटा प्रोवाइडर के अंदर। लेकिन अभी भी कोड के अंदर है ना? अभी भी कहाँ है? ये है तो प्रोजेक्ट के अंदर ही ना, कोड के अंदर। अब हम लोग चाहते हैं सबसे अच्छा तरीका ये हो जाए कि ये डेटा उठा के कहाँ रख दिया जाए? एक्सेल शीट के अंदर। तुम जो ऑटोमेशन या ऑटोमेशन फ्रेमवर्क बनाओगे वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होगा। तुम ऑटोमेट कर रहे हो, तुम बना रहे हो, लेकिन रन कौन करेगा? कई बार मैनुअल टेस्टर तुम्हारे टेस्ट केस को क्या करेगा? रन करेगा।
अब उसको डेटा बदलना होगा, तो उससे कहोगे क्लिप्स खोल के जाओ अंदर वहाँ कोड में उस क्लास के अंदर, तो कहेगा भैया ये सब क्या बता रहे हो, हम नहीं जानते, है ना। तुम कह रहे हो क्लिप्स में जाओ, प्रोजेक्ट में जाओ, फलाना करो, ढिमाका करो। लेकिन अगर यही डेटा हम ढंग से एक्सेल में, एक एक्सेल फाइल हो, इस एक्सेल फाइल के अंदर डेटा कायदे से क्या हो रखा, और ये मैनुअल टेस्टर को इतना सिखा दे कि भाई देख डेटा वेटा बदलना हो, तुझे कोड में जाने की जरूरत नहीं, फलाने जगह एक एक्सेल फाइल मिलेगी, एक्सेल फाइल बोलो यही क्या है डेटा, जैसे ऐसे है कंपनी, और क्या बताओ भाई, एड्रेस, क्वांटिटी, और क्या है कंट्री, और यही 5 लाइन में लिख दो, चाचा डेटा ऐसे ऐसे करके, है ना। हेलो, आ गया, बस आ गया, ठीक है, बस आ गया। देख रहे हो, ऐसे ऐसे सरिया के रख दो तो अच्छा नहीं रह जाएगा। यहाँ रख दो, यहाँ लिख दो क्या, विप्रो, एड्रेस, मोड, क्वांटिटी जो 20, और कंट्री इंडिया, ऐसे ही दूसरा रख दो, ऐसे ही तीसरा रख दो, ऐसे ही चौथा। अब बताओ मैनुअल टेस्टर से कहोगे अच्छा है, तुमको उससे कहो भाई तुम तो अपना नया ऑटोमेट कर रहे हो, वो तुम्हारे ऑटोमेशन को रन करता है, जो रिजल्ट आता है उसको एनालाइज करके देखता है कितने पास है कितने फेल, तो तुमने उसको सिखा दिया है भाई जाओ वहाँ से चलाने का रास्ता बता दे रहे हैं, डबल क्लिक कर देना चल जाएगा। एक ऐसा प्रोविजन कल को हम बना देंगे कि डबल क्लिक करोगे तो तुम्हारा फ्रेमवर्क क्या हो जाएगा, चलने लगेगा। तो उसको इतना सिखाएंगे, देख भाई कि यहाँ चला जाना, वहाँ पे क्या रखा है, एक फाइल रखी है प्रोजेक्ट में, उस पर बस डबल क्लिक करना है और चलने लगेगा, और डेटा आएगा फलाने जगह एक एक्सेल फाइल रखी है वहाँ से, और तुमको डेटा बदलना होगा तो वहाँ जाके क्या कर देना, चेंज कर। तो वो एक नॉर्मल आदमी जो टेक्निकल नहीं है, जो जावा नहीं जानता, जो ये सब नहीं जानता, वो भी काम कर पाएगा कि नहीं पाएगा, और इजी हो जाएगा सबसे पहली बात। और कोड से क्या रहेगा, एकदम डिफरेंट कोड जहाँ है उससे इसका डेटा अलग रखा है। बस अब हमें यही करना है कि डेटा को कहाँ रखना है, एक्सेल के अंदर, ठीक है। अब ध्यान से देखो डेटा कहाँ रखना है, एक्सेल के अंदर। इससे डेटा यूज करना और आसान हो जाएगा ना। एक्सेल भाई डेटा यहाँ लिखना, कॉपी वॉपी पेस्ट करना कितना मुश्किल है, यहाँ सब कितना आसान होता है। अगर इसमें कॉपी करना हो, ये देखिए ना एक्सेल फंक्शनलिटी, ऐसे कर दो, ये सब वहाँ होगा। एक्सेल तो डेटा रखने का एकदम बेहतरीन सा टूल है ना, दुनिया भर के काम उसमें होते हैं, कॉपी पेस्ट ये वो सब कुछ कर सकते हो कि नहीं, किसी को बोल्ड कर दो, किसी को कुछ कर दो, दुनिया भर की फंक्शनलिटी एक्सेल में है कि नहीं। नहीं, वो अलग चीज़, तुम कुछ चीज़ों के लिए अलग से मिलो समझ रहे हो, क्लास में नहीं हो पाएगी, कुछ चीज़ें अलग से ही हमसे बात करो ना। देखो तो ये देखो इस तरह से हम, अब देखो एक्सेल में डेटा रख दे तो और अच्छा हो जाएगा कि नहीं। डेटा अलग से भी हो गया, एक अलग फाइल में हो गया, कोड से पूरी तरह से दूर हो गया। एक हम भी यूज करेंगे आसानी से। पहली बात तो एक्सेल जैसा डेटा रखने के लिए टूल यूज़ कर रहे हैं तो उसके बड़े फीचर्स हैं जो वहाँ कोड में हम जावा में थोड़ी, उसमें इक्लिप्स में थोड़ी मिल पाएंगे। और प्लस डेटा अलग से भी है, सब कुछ अच्छा हो गया। तो अब हमें यही डेटा सब यहाँ रखना है, लेकिन यहाँ रख देने से, एक्सेल में रखने से तो डेटा आएगा नहीं। अब जो यहाँ हार्ड कोडेड डेटा कोड लिख, यहाँ डेटा ऐसा बनाया हो ना, अब ध्यान से देखो हमें क्या करना है। हमें यहाँ देखो कोड लिखना है, हमें क्या लिखना है, कोड लिखना है। ऐसा कोड लिखना है जो जाए एक्सेल से डेटा उठाए और उठा के एक्सेल से 2 डायमेंशनल एरे के अंदर रखे और फिर वही रिटर्न कर दे 2 डायमेंशनल एरे। तो बाकी का काम तो जैसे टेस्ट इंजन करता है वो करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। हमें क्या करना है, पहला काम ये जो कोड डेटा इसमें लिख दिया है, कहाँ, मेथड के अंदर या कोड के अंदर, तो फिक्स इसे बोलते हैं क्या, हार्ड कोडेड। जो हार्ड कोडेड डेटा डाल दिया है हमने मेथड के अंदर, अब हमें ये करना नहीं है। हमने प्लान क्या किया है, कहाँ रखेंगे, एक्सेल में। अब हम यहाँ ऐसा कोड लिखेंगे, यही आगे सिखाएंगे कि ऐसा कोड लिखेंगे जो कोड होगा वो एक्सेल में लिखे डेटा को उठाएगा और उठा के कहाँ रखेगा, 2 डायमेंशनल एरे के अंदर।
और बाकी 2 डायमेंशनल एरे जब मिल जाएगा तो बाकी तो टेस्ट जानता ही है ना हमें क्या करना है, जितने उसके अंदर 1 डायमेंशनल एरे होंगे उतने चक्कर चलाने हैं और हर बार में इतना इतना देना। बात समझ आइए। अगला टास्क हमारा यहाँ है, तो याद रखना डेटा प्रोवाइडर अपने मन से डेटा लेके नहीं आता है। ये मत सोचना डेटा प्रोवाइडर जाएगा एक्सेल से डेटा उठा लाएगा। एक्सेल से डेटा उठाने का कोड अब हमें लिखना है, हमें एक तरह से क्या करना है, एक्सेल ऑटोमेशन, और यूज करना है क्या, अपाचे POI। हमें रखना है क्या, अपाचे POI। इस नाम का हमें क्या रखना है, इस टूल इसका यूज करके कोड लिखना है जो एक्सेल से डेटा उठाएगा। बाकी अपना दिमाग लगाएंगे हम, जिससे कि डेटा कहाँ रख देंगे, 2 डायमेंशनल एरे के अंदर, और वही यहाँ से रिटर्न कराएंगे। बाकी काम कौन देखेगा, टेस्ट इंजन का डेटा प्रोवाइडर नाम का फीचर है ना, वो तो आगे जानता है कैसे मैनेज करना है। और इसको भी सही करना है, फिर और थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा जिससे कि इस बात से बच जाए। एक टेस्ट केस मेरे 50-50 डेटा लेंगे तो क्या हम 50 आर्गूमेंट देंगे, इसका भी कुछ ऐसा जुगाड़ करना होगा कि आर्गूमेंट देंगे एक, आर्गूमेंट देंगे कितने, एक, और वही ऐसा कुछ जुगाड़ रहेगा कि फिर अब वो अपने हिसाब से चल लेगा। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ यूज़ करेंगे, कलेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट एरे भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट, इसीलिए तो देखो ये लोग क्या दिए हैं तुम्हें, ऑब्जेक्ट। वो लोग देते क्या हैं, ऑब्जेक्ट का एरे देते हैं ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी रखा जा सकता है। ध्यान से सोचो, एक ऑब्जेक्ट एरे हो, एक ऑब्जेक्ट एरे हो तो उसके अंदर क्या रखे जा सकते हैं, ऑब्जेक्ट। देखो जरा, ये थोड़ा अजीब सा लगेगा तुम्हें देख के, लेकिन ये देखो अजीब सा कि ये देखो, सॉरी, जरा ये देखो, ये थोड़ा सा अजीब लगेगा। अरे सॉरी, देखो ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट एरे के अंदर तो ऑब्जेक्ट रखे ही जा सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट एरे भी रखा जा सकता है। एरे भी जावा में एक क्लास है, एरे भी जावा की एक क्या है, क्लास है। उसका भी पेरेंट कौन है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन समझ रहे हो मेरी बात, इसी वजह से इन लोगों ने एक चीज इस्तेमाल किया है, कंसेप्ट किसका, ऑब्जेक्ट का। क्योंकि ऑब्जेक्ट रहेगा तो कुछ भी चलेगा, लिस्ट, सेट, कलेक्शन का कुछ भी इस पे काम करेगा अगर रहा तो। चलो अब इसमें डेटा प्रोवाइडर में यही 2 टास्क हैं, एक एक्सेल को रीड करना, एक एक्सेल को क्या करना, रीड करना, और दूसरा एक एक्सेल को रीड करना, और दूसरा ऐसा जुगाड़ लगाना कि ये 4, 5, 6 आर्गुमेंट जो देने पड़ रहे हैं वो देने से बच। क्लियर है ये बात, क्या करें ना ना ना, सीरियलाइजेशन ये सब क्यों करें, डायरेक्ट ही ऐसा कुछ करेंगे कि एक्सेल से जब डेटा रीड करेगा और उससे अच्छा यूज़ करेंगे, उसका मैप वेब का यूज़ करेंगे। मैप बताया गया कि नहीं, अभी बताया गया होगा, चलो उसी समय मैप भी बताएंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। और तो लेकिन अच्छा ये वाला तरीका मेरे पास किसी के पास शायद पड़ा हो, टेस्ट केस लिखने का एक तरीका है। एक मिनट दिखाओ, हम चाह रहे हैं कि सब लोग 3-4 टेस्ट केस के लिए डेटा उसी तरीके से रखना सीख लें, और सब लोग अपना अपना डेटा रखें। एक्सेल वर्कबुक प्रैक्टिस में आओ, एक्सेल फाइल की बात कर रहे हैं हम। ये डेटा प्रोवाइडर प्रैक्टिस एक्सेल कहाँ है,
हाँ एक्सेल फाइल चाहिए हमें, जो डेटा की फाइल है वो कहाँ है? हाँ है ext.xml। देखो कैसा है, एक तरीका है। रुक जाओ, हम चाहेंगे कि सब लोग उस तरीके में पहले मैन्युअली डेटा रख के देखो। यही है, अच्छा इस तरह से, अरे इस तरह से कॉलम बना के, ऐसे रखना चाह रहे हो? हाँ ऐसे भी रखा जा सकता है कि हर पेज के लिए क्या बना लो। देखो इस डेटा को समझना तरीका, हर पेज के लिए एक एक क्या बना लो, शीट बना लो। जिस जिस पेज में डेटा चाहिए, जैसे क्रिएट अकाउंट पेज के लिए चाहिए ना, क्रिएट इनवाइस पे चाहिए ना, जिस जिस पेज के लिए डेटा चाहिए हर पेज के लिए एक एक क्या कर लो, शीट बना लो। ठीक है, और उसमें जो एक एक कॉलम बना लो और कॉलम के करस्पॉन्डिंग क्या रख लो, डेटा। अलग अलग क्या रख लो, डेटा। एक तो तरीका ये है डेटा, ठीक है। और एक तरीका और भी है, वो किसी ने नहीं देखा है क्या? हाँ की वैल्यू पेयर वाला। उसमें क्या होगा कि मल्टीपल शीट्स में तुमको जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। और वैसे ये भी सही है, तो कहो तो इसी पे करेक्ट किया जाए। की वैल्यू वाला भी, हाँ की वैल्यू वाला भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, होने को तो सारे होंगे। हाँ ये मेरे ख्याल से यूज़ करना क्या रहेगा थोड़ा सा, वैसे दोनों ही उतने ही वो हैं, कंसेप्ट दोनों में क्या इस्तेमाल होंगे, सेम ही इस्तेमाल होंगे। की वैल्यू वाला तो वो की वैल्यू पेयर वाला डेटा है तुम्हारे पास। एक काम करो, कहाँ गया सब लोग यार, एक काम करो तुम इसको अगर है तो इसको एक बार ज़रा क्लास में एक्सप्लेन